हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल पर। दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक इतिहास विषय पर हम कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएगी दोस्तों। और एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक भूगोल विषय पर भी हम कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी दोस्तों, तो जल्दी कीजिए और सारी वीडियोस क्रम से देखिए दोस्तों। एक महत्वपूर्ण जानकारी, हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल पर आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक सभी विषयों की एनसीईआरटी पुस्तकों की कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी दोस्तों। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल पर। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 9 भूगोल विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसके 5 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा 6वां अध्याय है। तो शुरू करते हैं अध्याय 6, जनसंख्या। क्या कह रहे हैं? क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? सभी को पता है कि मनुष्य ही करता है। और आगे ऊपर कह रहे हैं कि मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं आप? सोचिए, हजारों लाखों साल पहले जब धरती पर मनुष्य नहीं तब मनुष्य नहीं था, तब कैसा लगता होगा, है ना? आप सिर्फ आप कल्पना करके देखिए, कितना अजीब लगेगा ना। और सोचिए, यदि किसी भी प्रकार की मतलब आपदा, परेशानी, दिक्कत की वजह से मनुष्य अभी धरती से समाप्त हो जाए, है ना, तो धरती पर कैसा महसूस होगा, कैसा लगेगा, आप कल्पना करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, आगे आगे कह रहे हैं कि संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? तो यकीनन हम सभी करते हैं, मनुष्य, है ना, मानव संसाधनों का उपयोग करते हैं, निर्माण करते हैं, सामाजिक एवं सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण भी करते हैं ना। तो ये सभी हम ही करते हैं, इंसान। ठीक है, आगे कह रहे हैं समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान है। तो जो समाज है, जो मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ती है, मनुष्य जिस जिस सोसाइटी का, जिस समाज का निर्माण करता है, वो एक मनुष्य से तो नहीं होता, है ना। मनुष्यों की मिलने से, मनुष्य की एक दूसरे से लेन देन, है ना, जो एक दूसरे से व्यवहार होते हैं, है ना, ये अलग ही व्यवस्थाएं होती हैं। समाज शास्त्र में हम पढ़ेंगे अच्छे से इसको। ठीक है, तो समाज का निर्माण और अर्थव्यवस्था का निर्माण कौन करता है? मनुष्य करता है। ठीक है, इसमें मनुष्य का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जानवर वगैरह जो तो नहीं करते ना, जो जानवर होते हैं वो तो नहीं करते समाज और अर्थव्यवस्था का निर्माण। हालांकि मनुष्य कहीं ना कहीं अपने जो भी जानवर वगैरह होते हैं, पशु पक्षी, है ना, उनके द्वारा भी अर्थव्यवस्था का निर्माण करता है। उनके द्वारा भी समाज का, एक तरह से कह सकते हैं, वो भी समाज का अंग होते हैं, है ना। लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कह सकते। ठीक है, उनका अलग समाज होता है, उसको समाज की श्रेणी से थोड़ा अलग रख सकते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे मनुष्य की बात चल रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव संसाधनों का निर्माण एवं एवं उपयोग तो करता ही है, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। क्या कह रहे हैं कि मनुष्य जो है, स्वयं तो खुद जो संसाधनों का निर्माण तो करता ही है। जो भी संसाधन है धरती पर कुदरत के द्वारा दिए गए मनुष्य को, उनका निर्माण एवं उपयोग तो करता ही है। ठीक है, अभी मान के चलिए, अभी एक उदाहरण दिया जाएगा, उसको देखते हैं। ठीक है, लेकिन मानव स्वयं भी विभिन्न गुणों वाला एक संसाधन है। ठीक है, कैसे देखते हैं? हाँ, कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था। जो कोयला होते हैं धरती में पत्थर के रूप में, ठीक है, तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था, जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार करके उससे एक संसाधन नहीं बनाया। ठीक है, तो मनुष्य ने कोयले को देखा। ठीक है, उसको मतलब किसी भी प्रकार की उसकी बुद्धि जागृत हुई होगी, जो भी कुछ है, तो उसके आधार पर उसने कोयले का किसी भी तकनीक के द्वारा कोयले का टुकड़ा को तोड़ा, जलाया, उसको देखा, है ना, उसका उपयोग करना सीखा। ठीक है, उससे पहले तो वो कोयला एक पत्थर का टुकड़ा ही था, है ना। तो ये क्या हुआ कि संसाधन का मनुष्य ने उपयोग किया। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि जैसे बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं, तभी वो आपदा के बनते हैं। अब देखिए, जो भी बाढ़ आप या सुनामी होती है, ठीक है,
आती रहेंगी, समुद्र के किनारे बाढ़ वगैरह होती है, नदियों में आती रहेंगी, है ना? यदि उससे किसी को हानि नहीं पहुँचती, किसी भी मनुष्य को, है ना? या समुदाय मनुष्य की बड़ी समुदाय को, तब तक तो वो बाढ़ या सुनामी कहलाई कही जाएँगी, है ना? जो कि उनको मनुष्य ने नाम दिया गया है, मनुष्य के द्वारा नाम दिया गया है, मनुष्य ने जिसको जिसको नाम दिया गया है, भई बाढ़ को बाढ़, सुनामी को सुनामी कहा गया है, ठीक है? कुछ और भी कह सकते थे ना, जैसे सुनामी को बाढ़ या बाढ़ को सुनामी भी कह सकते थे, लेकिन नहीं, एक उनको जो शब्दावलियाँ होती हैं, गोल में जो शब्दावली होती हैं, वो उसके आधार पर उन्होंने नाम दिया। तब तक वो क्या थी? बाढ़ या सुनामी थी, ठीक है? कब तक? जब तक वो किसी घनी आबादी वाले गाँव या शहर को प्रभावित नहीं करती, ठीक है? हाँ, यदि उनके द्वारा बाढ़ या सुनामी के द्वारा किसी घनी आबादी वाली गाँव या शहर को प्रभावित किया जाता है, तब वो क्या बनती हैं? आपदा। आपदा यानी आपदा यानी मतलब बहुत विशालकाय, मतलब जो समस्याएँ होती हैं, जो जल थल, जो जल पानी, मतलब जलवायु से उत्पन्न होती हैं, ठीक है? तो आगे देखते हैं। हाँ, इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारी तत्व है। क्या कह रहे हैं? सामाजिक अध्ययन में जो सामाजिक अध्ययन होता है, सोशल साइंस, ठीक है? इसमें क्या है कि जनसंख्या एक आधारी तत्व माना जाता है। इसी के आधार पे अन्य बिंदुओं को मतलब समझा और पढ़ा जाता है, ठीक है? यह एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है। ये एक संदर्भ बिंदु यानी कि एक बेसिक पॉइंट है, जिसके आधार पर और चीज़ों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, समझा जाता है और पढ़ा जाता है, ठीक है? आगे कह रहे हैं, तथा उसके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। उसके अर्थ या महत्व ज्ञात किए जाते हैं, ठीक है? जो अन्य तत्व हैं। आगे कह रहे हैं, संसाधन, आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। जो संसाधन, आपदा या विनाश का अर्थ जो है, केवल मानव के लिए महत्वपूर्ण है और अन्य अन्य जीवों के लिए में से कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है? या मानव, अन्य जीव जंतु इस पर इतना वो नहीं करते, अध्ययन थोड़ी ना करते हैं, तो मानव के लिए ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। मानव इनका अध्ययन करके अपनी अ, जो है समझ विकसित करता है, इनसे बचाव वगैरह है, जो भी कुछ है, इनकी लाभ, हानि, इनके प्रभाव वगैरह है, दोष गुण वगैरह जो भी होते हैं, सब देखकर इनको समझता है, ठीक है? तो ये मानव के लिए महत्वपूर्ण है ये सभी। आगे कह रहे हैं, उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि एवं विशेषताएं या गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करती हैं। ये सभी चीज़ें क्या करती हैं कि मानव की अम, के लिए एक क्या करते हैं? मूल पृष्ठभूमि यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिससे मानव इन चीज़ों को और मतलब बेहतरीन तरीके से समझ कर उनको मतलब उनके अनुकूल खुद को बनाता है, ठीक है? या उन चीज़ों को अपने अनुकूल बनाता है, कहाँ पर कैसी स्थिति है तो किस हिसाब से रहा जाए, किस हिसाब से इन चीज़ों को मतलब अ, मतलब क्या कह सकते हैं, हैंडल किया जाए। बाढ़ आ रही है, आपदा आ रही है, इनको कैसे मैनेज किया जाए, खुद को किस क्षेत्र में रखना है, रहना है, कहाँ पर अपने घरों को बनाना है, ठीक है? तो ये सभी इन चीज़ों को मनुष्य अध्ययन करके देखता है। आगे कह रहे हैं, मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है। ये सभी जानते हैं, कर ही रहे हैं कि मानव पृथ्वी पर जितने भी संसाधन हैं, इनका उन सभी का अ, उत्पादन करता है, उपभोग करता है, ठीक है? आगे कह रहे हैं, इसलिए यह जानना आवश्यक है कि इस एक देश में कितने लोग निवास करते हैं। इसीलिए क्या है, इस चीज़ की जानकारी होना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं। भाई इसी चीज़ के आधार पर पता चलेगा भाई उस क्षेत्र में कितना मतलब जो संसाधन है खत्म हो रहा है, कितना संसाधन उत्पादन हो रहा है, कितना उत्पादन हो रहा है, कितना उपभोग हो रहा है, कितना कितना निर्माण हो रहा है, कितना मतलब उपभोग हो रहा है ना? ये सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। और किसके आधार पर? तो लोगों की जनसंख्या है, वहाँ पर जो भी संसाधन है, ठीक है? इन सभी को एक दूसरे से लिंक करके इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। समझ रहे हो ना? आगे कह रहे हैं, वे कहाँ एवं कैसे रहते हैं? उनकी संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है? किनकी? तो मनुष्य की। कौन-कौन सी विशेषताएँ हैं तथा उनकी कौन-कौन सी विशेषताएँ हैं मनुष्य की? आगे कह रहे हैं, भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। तो जो भारतीय जनगणना है, ये क्या करती है कि हमें हम सभी को कोई भी कहीं से भी आप देख सकते हैं कि भारत सरकार की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, वहाँ से आप इन चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं, ठीक है?
तो भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। आजकल तो इंटरनेट के द्वारा कुछ भी हासिल किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हम जनसंख्या से संबंधित 3 प्रमुख प्रश्नों पर विचार करेंगे। जो 3 महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं, इन्हीं के आधार पर हमें अध्ययन करना है किसका, जनसंख्या का, ठीक है। तो देखिए, नंबर 1, जनसंख्या का आकार एवं वितरण। तो लोगों की संख्या कितनी है तथा वे कहाँ निवास करते हैं, ये क्या है, जनसंख्या का आकार एवं वितरण, ठीक है। नंबर 2, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि एवं इसमें परिवर्तन कैसे हुआ, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया है ये, ठीक है। आगे तीसरा है नंबर 3, जनसंख्या के गुण या विशेषताएं। उनकी उम्र, लिंगानुपात, साक्षरता स्तर, व्यावसायिक संरचना तथा स्वास्थ्य की अवस्था क्या है। ये क्या है, जनसंख्या के गुण या विशेषताएं, ठीक है। तो इन्हीं तत्वों पर हमें ध्यान देना है। आगे देखिए, जनसंख्या का आकार एवं वितरण। भारत की जनसंख्या का आकार एवं वितरण के आधार पर वितरण सॉरी संख्या की आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण, ठीक है। मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12,106 लाख थी। 2011 तक भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो 12,106 लाख, ठीक है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% था। जो विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत था, तो 17.5%। यह 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हुए हैं, जो कि कितना, विश्व की स्थलीय भूभाग का 2.4% है, ठीक है। कह रहे हैं कि भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, और ये जो भारत का क्षेत्रफल है, ये संपूर्ण विश्व का कितना है, तो 2.4% है, ठीक है। ये चीजें आप इनको 2 पॉइंट आज अच्छे से याद रखना, ठीक है भाई। आगे देखिए, हाँ, जनगणना को देख लेते हैं क्या है थोड़ी अच्छी से। एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है, ठीक है। एक निश्चित समय अंतराल में, ठीक है, ऐसे ही नहीं जैसे कि कभी भी शुरू कर दी है, नहीं। एक इसका टाइम होता है। भारत में 10 साल का समय अंतराल है, 10 साल बाद जनगणना की जाती है, ठीक है। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी। हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। यानी कि कह रहे हैं कि भारत में जनगणना 1872 में की गई थी, लेकिन सही ढंग से 1881 में पहली बार संपूर्ण रूप से भारत में जनगणना की गई थी, ठीक है। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है, ठीक है। ये नीचे आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कुछ भी नहीं है, महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ से शुरू करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगे कह रहे हैं, जहाँ की कुल आबादी 1990 लाख है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही है। तो दोस्तों, आपने देखा कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो स्टेट राज्य है वो कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम, ठीक है। आगे देखिए, हाँ, सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही है, 6 लाख, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। तथा लक्षद्वीप जो टापू है, लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग ही निवास करते हैं, ठीक है। तो इतने कम लोग लक्षद्वीप में निवास करते हैं, भाई छोटे से हैं, क्या करें, कहाँ पर इतनी जनसंख्या निवास करेगी भाई, इतनी फिर वहाँ पे संसाधन भी तो होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, तो
ये छोटा सा ग्राफ है, इसको आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हालांकि कुछ स्टेट छूट जाएंगे इसलिए आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, आप इसका ऐसे स्नैपशॉट ले लें। ठीक है, तो ये देख लेते हैं अभी थोड़ा, एक छोटा सा डायग्राम है। जनसंख्या, शेष विश्व और भारत। तो देखिए, शेष विश्व का ये इसको ये छोटा सा ब्रेड सा दिख रहा है आपको, ब्रेड नहीं कहेंगे इसको, चपाती कह सकते हैं। से ये पूरी चपाती है जैसे। तो इसका 82.5% तो पूरा विश्व है, और 17.5% क्या है, भारत। ये जनसंख्या का आंकड़ा है। ठीक है, और इधर ही क्षेत्रफल का आंकड़ा देखते हैं। तो शेष विश्व और ये भारत, शेष विश्व 97.6% क्या है, विश्व है ये। ठीक है, और भारत 2.4% है। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल का आंकड़ा है। ठीक है, आप इनका भी स्नैपशॉट ले सकते हैं दोनों का, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। लेकिन जनसंख्या वाला आप कह सकते हैं कि ये दोनों ही स्नैपशॉट ले तो लेंगे आप, लेकिन ये थोड़ा वो लेटेस्ट नहीं है। वैसे एनसीईआरटी ये लेटेस्ट ही है, 2011 की रिपोर्ट है ये इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। जो हमारा देश भारत है, इसकी लगभग आधी आबादी कहाँ पर निवास करती है, तो 5 राज्यों में। आप इनका क्रम याद रखें: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। ठीक है, एक बार और देखते हैं: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान जो है ये सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% ही है। ठीक है, तो आबादी यहाँ पर इतनी अधिक नहीं है। ठीक है, ज्ञात कीजिए, इसको स्किप करते हैं। आगे देखिए, घनत्व के आधार पर भारत की जनसंख्या वितरण। घनत्व यानी कि डेंसिटी, कहाँ पर कितने लोग रहते हैं, किस क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, और ये किलोमीटर के हिसाब से इनका आंकड़ा होता है इसमें। ठीक है, दिया जाता है। तो जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहती है। प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहती है। भारत विश्व के घनी आबादी वाले देशों में से है। जो भी दुनिया की टॉप 10 घनी आबादी वाले देश हैं, जिन पर अधिक से अधिक लोगों का निवास है, ठीक है, उनमें भारत भी मुख्य बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? बांग्लादेश एवं जापान का जनसंख्या घनत्व ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात अगर आप करें तो कहीं यूट्यूब गूगल से सर्च करके इसको देख सकते हैं। और भारत की जो जनसंख्या घनत्व है, इससे अधिक दो ही देश ऐसे हैं जिनका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। कौन कौन से? तो बांग्लादेश और जापान। यानी जनसंख्या घनत्व क्षेत्र, कम से कम क्षेत्र में अधिक से अधिक जनसंख्या का निवास होना ही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कम से कम क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों का निवास कहाँ कहाँ है। पहले नंबर पे बांग्लादेश, और दूसरे नंबर पर जापान, तीसरे नंबर पर भारत आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 384 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जहां बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति क्या है, प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। ठीक है, यानी कि 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वहीं अरुणाचल प्रदेश में यह 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चित्र 6.3 राज्य स्तरीय जनसंख्या घनत्व के असमान वितरण को दर्शाता है। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व देख लेते हैं आप। ये देखते हैं आप, देख रहे हो, अच्छे से उनको देखें। तो सबसे अधिक कहाँ पर है, तो बिहार का, और सबसे कम कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, और टोटल भारत का जनसंख्या घनत्व इतना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है,
तो आप देख रहे हैं कि कितना फ़र्क है बिहार में और अरुणाचल प्रदेश में। यानी 1 किलोमीटर क्षेत्र में बिहार में कितने लोग रहती हैं? लगभग 1102, ठीक है? और वहीं अरुणाचल प्रदेश में कितनी रहती हैं? तो 17 व्यक्ति, ठीक है? ये देख लेते हैं, इसका आप स्नैपशॉट ले लें, ठीक है? ये पहले ही ले लिया है शायद आपने, ठीक है? ये सोर्स कहाँ है? तो भारत की जनगणना 2011 की, ठीक है? और ये देखिए, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेना लें, इसको छोड़ भी सकते हैं आप, कुछ इसमें आप इसको बस एक बार अच्छे से देख लें। तो जितनी लाल क्षेत्र दिख रहे हैं तो ये 1000 प्लस वाले हैं, और जो ग्रीन क्षेत्र दिख रहे हैं ये 250 से भी कम वाले हैं, ठीक है? आगे देख लेते हैं, ये नोट में क्या है। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। आगे देख रहे हैं, 5/8/2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित किया गया। तो ये देखिए अपडेटेड एनसीईआरटी पुस्तक है दोस्तों, आप इसको ओल्ड एनसीईआरटी की, मतलब ऐसा ना समझे कि पुराना वीडियोस है, नहीं, अभी का है, तत्काल का, कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, ठीक है? अपडेटेड है, ठीक है? मतलब जो भारत का नक्शा अपडेट हुआ था तभी का है, ठीक है? आगे देखते हैं, क्रियाकलाप को स्किप करते हैं, ये देखते हैं यहाँ से। 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बताइए। तो आप इसको कहीं से सर्च करके देख सकते हैं आप, ठीक है? पर्वतीय क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायवीय अवस्थाएं इन क्षेत्रों की विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी हैं। किन क्षेत्रों की? तो जो जो भी बता रहे हैं कि 250 से कम व्यक्ति वाली जनसंख्या घनत्व वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या है, तो पर्वतीय क्षेत्र है और प्रतिकूल जलवायु है, जो अवस्था है वो इन क्षेत्रों को मतलब प्रभावित करती है कि भाई यहाँ पे किस वजह से मतलब 250 या 250 से कम व्यक्ति निवास करते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। तो ये अवस्थाएं हो सकती हैं, ठीक है? आप समझ रहे हो? इन वजहों से ये वजह हो सकती है, ठीक है? आगे कह रहे हैं कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है और क्यों है? तो इनकी वजह और जो क्षेत्र हैं उनके बारे में आप देख सकते हैं यूट्यूब, गूगल से, हालांकि आगे नीचे दिखाया जाएगा तो हम बिल्कुल देखेंगे, ठीक है? आगे देखिए, असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। जो असम है और उसके भी आसपास जो जैसे प्रायद्वीपीय भारत के अ, जो राज्य हैं ये हैं कौन से, तो अ, मध्य जनसंख्या घनत्व वाली स्टेट है, ठीक है? पहाड़ी, कटे छटे एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों की जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। तो दोस्तों, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले रीजंस, जो कारण हैं, वो भी यहाँ पे बताए जा रहे हैं। क्या क्या है? तो पहाड़ियाँ हैं, कटी छटी एवं पथरीले भूभाग हैं, मध्य से कम वर्षा, यानी जो नॉर्मल वर्षा होती है उससे भी कम वर्षा, ठीक है? छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी, जो वहाँ की मिट्टियाँ हैं, ठीक है? छिछली और कम उपजाऊ, ठीक है? इन राज्यों की जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है, ठीक है? तो किन राज्यों के? तो जो हिमालय की संपर्क से या हिमालय से सटी हुई जो स्टेट है उनके बारे में बात की जा रही है, ठीक है? बाकी मैदानी क्षेत्रों के बारे में मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था। तो वो क्या है, मैदानी क्षेत्रों में अधिक से अधिक जनसंख्या निवास क्यों करती है? वहीं उपजाऊ भूमि है, और फैक्ट्रियों की जो भी निर्माण कार्य हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, कंपनियां हैं, वो खुली होती हैं वहाँ पर, लोगों का जो भी यातायात की व्यवस्था है, हर एक प्रकार की सुविधाएं होती हैं, इसलिए वहाँ पे अधिक से अधिक जनसंख्या निवास करती है। कहाँ पर? तो मैदानी क्षेत्रों में, ठीक है? आगे देखिए, जैसा कि उत्तर प्रदेश देख रहे थे ना आप, तो उत्तर प्रदेश मैदानी क्षेत्र में स्थित है, इसलिए उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब, ठीक है? इसलिए, और अ, जो भी ऐसे स्टेट हैं, हरियाणा, आंध्र प्रदेश वगैरह जी, हालांकि उत्तर प्रदेश, बिहार मुख्य रूप से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र माने जाते हैं, ठीक है? तो ये मैदानी क्षेत्र होने की वजह से ये यहाँ पे अधिक जनसंख्या है, ठीक है? आगे देखते हैं, उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। कह रहे हैं उत्तरी मैदानी भाग कौन सी? तो यही बता रहे हैं,
हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, कुछ हिस्सा कुछ हिस्सा क्या पूरा दिल्ली कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्षेत्र। और केरल दक्षिण में कौन सा बता रहे हैं, तो केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। केरल नहीं, केरल में बहुत अधिक जनसंख्या है, निवास करती है भाई, वहाँ पर भी उपजाऊ क्षेत्र है, ठीक है। कुछ समुद्री संसाधनों पर निर्भर है, तो वो भी एक बहुत अधिक प्रभावित करने वाला रीजन है, ठीक है। हालांकि समुद्र से प्रभाव लगे हुए तो अन्य भी स्टेट हैं, लेकिन वहाँ पे उपजाऊ भूमि का थोड़ा अधिक प्रभाव है, ठीक है। आगे देखिए, क्योंकि यहाँ समतल मैदान, देखिए कह रहे हैं ना यहाँ, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, ये यही वजह है। आगे कह रहे हैं तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। पर्याप्त मात्रा में वर्षा होना भी एक मुख्य कारण है, ठीक है। आगे कह रहे हैं उत्तरी मैदानों की अधिक जनसंख्या घनत्व वाली 3 राज्यों के नाम बताइए। उत्तरी मैदानों की अधिक जनसंख्या घनत्व वाली 3 राज्यों के नाम बताना है, तो आप देख सकते हैं, कहीं से सर्च करके बता सकते हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ से शुरू करना है। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, ठीक है। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। क्या है? परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं जन्म, मृत्यु एवं प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण होता है। तो जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया किन पर निर्भर करती है? मुख्य रूप से जन्म दर, जहाँ पे कितने लोगों का जन्म, बच्चों का जन्म हो रहा है, ठीक है। मृत्यु दर, कितने बच्चे जो वृद्ध लोग हैं उनकी मृत्यु हो रही है, बच्चों का जन्म मतलब मृत्यु हो रही है या नहीं, क्या या बच्चे जीवित हैं, ठीक है। और प्रवास, वहाँ पर कितने लोगों का निवास है, रह रहे हैं वो प्रेजेंट में, ठीक है, उस स्थिति में जब जनगणना हो रही है तब, ठीक है। और कितने लोग व्यवसाय, धंधे, रोजगार, नौकरी, है ना, और अपनी खाना पूर्ति के लिए, है ना, और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, ये भी तो एक रीज़न है, ठीक है। तो आप 3 रीज़नों को अच्छे से याद रखें, ठीक है। जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ठीक है। ये जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या और उसके परिवर्तन को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं, ठीक है। भाई किसी भी क्षेत्र में अधिक से अधिक जब बच्चों का जन्म हो रहा है और मृत्यु दर कम है, ठीक है, तो जनसंख्या स्वाभाविक बढ़ेगी। और यदि मृत्यु दर अधिक है और जन्म दर कम है, तो स्वाभाविक ही जनसंख्या कम होगी। और यदि किसी क्षेत्र में लोग आ रहे हैं किसी अन्य क्षेत्रों से, ठीक है, जैसे कि किसी भी स्टेट का आप आंकड़ा अनुमान लगा सकते हैं, तो वहाँ से लोग दूसरे क्षेत्रों में जाकर रहते हैं, धंधे रोजगार के लिए, अपनी नौकरी चाकरी करने के लिए, ठीक है, और अपने व्यवसायों की, किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो सकता है उसको लेकर, ठीक है, ठीक है। तो जहाँ से जा रहे हैं वहाँ कम होगी, जनसंख्या होती जाएगी, और जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ पे जनसंख्या बढ़ती जाएगी, है ना। तभी तो देखिए आप दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में आपको अधिक जनसंख्या मिलेगी देखने को। क्यों? भाई यहाँ पे रोजगार हैं और लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती रहती हैं, जो भी प्रकार की सुविधाएं हैं, ठीक है, सुविधाओं को भी तो एक क्या कह सकते हैं, कारण कह सकते हैं, है ना। तो ये आगे देखिए, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर, किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार की परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा प्रति वर्ष होने वाली प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा, ठीक है। तो 10 वर्षों में कितनी लोगों में, मतलब किसी भी क्षेत्र में कितने लोगों की वृद्धि हुई है, कितने लोगों की जनसंख्या बढ़ी है, ठीक है, कितने लोगों की घटी है, ठीक है। इसी और आगे कह रहे हैं क्या, या उनका परिवर्तन उनकी आवागमन में क्या क्या मतलब आवागमन से क्या प्रभाव पड़ा, ये, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बड़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिणाम है। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बड़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिणाम है, ठीक है। वृद्धि का क्या है? परिणाम। पहले ही जनसंख्या जैसे पहले की जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या जैसे 2011 की जनसंख्या से घटाकर उसे प्राप्त किया जा सकता है। इसे निरपेक्ष वृद्धि दर कहा जाएगा। देखिए दोस्तों, निरपेक्ष वृद्धि दर की आप अपनी अच्छे से परिभाषा याद कर सकते हैं। निरपेक्ष वृद्धि दर क्या कही जाती है कि 2011 में जो जनसंख्या है उसे
उसमें से 2001 की जनसंख्या, एक की जनगणना की जनसंख्या घटा सकते हैं। जैसे कि 2001 में जो जनगणना हुई थी, ठीक है, जैसे 100 लोग थे संपूर्ण भारत में। मैं एक बिल्कुल छोटा सा उदाहरण लेकर चल रहा हूँ, 100 थे। अब 10 सालों में 110 हो गए या 105 हो गए। एक बिल्कुल छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं, इसलिए आप इसको ऐसे ना समझें, ठीक है। तो 2011 की जनसंख्या में से आप घटाएंगे 2001 की जनसंख्या, ठीक है, जितना निकलेगा उसे निरपेक्ष वृद्धि दर कही जाए, निरपेक्ष वृद्धि कही जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको इसलिए मैं 100 का आंकड़ा लेकर ये बताया आपको, ठीक है। जनसंख्या की वृद्धि का तो 5 निकलेगा या 10 निकलेगा, वो निरपेक्ष वृद्धि दर कहलाएगी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, मुझे विश्वास है। जनसंख्या की वृद्धि का दूसरा, जनसंख्या वृद्धि का दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रही है। जनसंख्या वृद्धि दर का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू क्या है? दर यानी रेट, हाँ सही पढ़ रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि का दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, दर यानी कि रेट। इसका अध्ययन प्रतिवर्ष प्रतिशत में किया जाता है। इसका क्या मतलब किया जाता है? प्रतिशत में किया जाता है। जैसे कि दर को हमेशा प्रतिशत में ही नापते हैं, आप तो जानते ही होंगे। जैसे जैसे क्या, तो ये थोड़ा आंकड़ा डेटा है, इसको आप देखना चाहें या छोड़ना चाहें, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या किस वर्ष कितनी बड़ी, ठीक है। ये दूसरे फॉर्म में है जनसंख्या का आंकड़ा, ठीक है। हाँ, यहाँ से दिखता है। प्रति वर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि, इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है, ठीक है। तो 100 ये हमेशा 100 पर निकाली जाती है। जैसे कि देखेंगे भी, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। भारत की आबादी 1951 में 3,610 लाख से बढ़कर 2011 में 12,100 लाख हो गई थी। तो कितना फर्क आया देखिए, 1951 से 2011 में कितना फर्क आया, कहाँ 3,000 कहाँ 12,000, ठीक है। ये 4 गुने की आसपास हो रही है ना। तो ये देखते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे कि वार्षिक वृद्धि दर कितनी होती है। काफ़ी लंबे समय की वार्षिक दर निकाल ली गई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आप देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपको इस जरूरी भी नहीं है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। देखिए 1951 में कुल जनसंख्या दर 10 लाख में है, और 1 दशक में सापेक्ष वृद्धि दर और वार्षिक वृद्धि दर, ठीक है। तो 2011 में देखिए कितनी बढ़ गई है, ठीक है। और देखिए सबसे ज़्यादा वृद्धि, तेजी से वृद्धि किस वर्ष हुई थी, देखिए एक दशक की देख रहे हैं, और ये यहाँ पे वार्षिक देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए दिया जा रहा है कि 1981 में, देखिए सबसे बीचों बीच का नंबर है। देखिए 1981 में कितनी स्पीड से जनसंख्या बढ़ी थी, ये 10 वर्ष की वृद्धि दर दिख रही है, ठीक है। सॉरी, वार्षिक वृद्धि दर दिख रही है। देखिए 2.22 प्रतिशत की दर रेट से बढ़ रही थी, है ना। और यहीं 1991 में, सॉरी 1900 नहीं नहीं 2001 में कितनी स्पीड से बढ़ रही थी, ये दशक है, 10 वर्ष की वृद्धि दर 182.32%, ठीक है। ठीक है, आप हिंदी इंग्लिश में किसी भी पढ़ लें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। ये आगे देख लें, देखते हैं साड़ी को, इसमें देखते हैं क्या है, दर्शाते हैं इसमें साड़ी 6.1 एवं चित्र 6.4 आबा में 6.4 बार दर्शाते हैं कि 1991 से 1981 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है, ठीक है। जो कि 1951 से 3,610 लाख से 1981 में 6,830 लाख हो गई थी, हो गई है, हो गई थी। अभी तो बहुत अलग समय चल रहा है, 2021 चल रहा है, तो थी है कहना गलत होगा, ठीक है। याद कीजिए, इसको स्किप करते हैं इसको। किंतु 1981 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई, फिर भी 1981 के आसपास जन्म दर में मतलब कमी आई थी, ठीक है। ये इसलिए क्या है, फिर इसलिए क्या हुआ था, जन्म दर घटी थी, ठीक है। आगे देखें, फिर भी क्या करें,
फिर भी केवल 1990 में कुल जनसंख्या में 1820 लाख की वृद्धि हुई थी। 1820 लाख की वृद्धि हुई थी। 1820 लाख लोगों की जनसंख्या बढ़ गई थी। आगे रहे, इतनी बड़ी बड़ी वार्षिक वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुई। इससे पहले इतनी तेजी से और वार्षिक वृद्धि दर कभी नहीं हुई थी। ठीक है, ये एक धमाका सा हुआ था जनसंख्या विस्फोट कह सकते हैं आप। इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है, जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है, तब इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। तब इसमें क्या होता है, सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी वृद्धि होती है, जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी कम वृद्धि होती है, तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। तब भी क्या करें, तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। आगे कह रहे हैं, भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये जनसंख्या को प्रभावित करने वाली कारण है और जनसंख्या से प्रभावित होने वाले रीजंस बताए जा रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। आगे देखते हैं। वैसे इसमें कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यही था कि जो जनसंख्या को प्रभावित करने वाली कारण बताए जा रहे थे उन पर हमें अधिक ध्यान देना है। वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की असफलता को प्रदर्शित करता है। ये क्या है, ये जब जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो वो क्या दर्शाता है कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें सफलता कितनी मिल रही है, इसको दर्शाते हैं। ठीक है, इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी है। इसके बावजूद क्या है, जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है वो जारी है। 2045 भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले देश बन सकता है। तो दोस्तों ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 2045 में, अभी 2021 चल रहा है ना, 2045 में भारत चीन को, जो हमारा पड़ोसी देश है, एक तरह से शत्रु देश भी है, ठीक है, और व्यापारी के माध्यम से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। उनका हित हमसे बहुत जुड़ा हुआ है और हमारा हित भी कुछ कुछ जुड़ा हुआ है, लेकिन हम उनका अधिक उपयोग नहीं कर पाते हैं, है ना। चाइना का हम उपयोग नहीं कर पाते, वो हमारा बहुत उपयोग करता है। ठीक है, अधिक से अधिक उसका व्यापार हम पर हो रहा है, हमारे देश में घुसकर वो अपना व्यापार कर रहा है। ठीक है, फिर भी हम एक तरह से मजबूर हैं और उनकी प्रोडक्ट खरीदने के लिए। ठीक है, खैर ये अलग मुद्दा है, इसको हम इकोनॉमी में कभी देखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, तो कह रहे हैं कि भारत 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ देगा जनसंख्या वृद्धि में। ठीक है, यानी कि दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश 2045 तक कौन होगा, तो भारत होगा। ठीक है, आगे देखिए, जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया। जो जनसंख्या में वृद्धि होती है उसकी परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य विशेषताएं हैं, प्रक्रिया है। जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। ये आपने दिखाई था। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। जन्म दर और मृत्यु दर में जो अंतर है, जैसे 100 लोगों की मृत्यु हुई और 120 लोगों का जन्म हो गया, तो 10 का फर्क हो रहा है, अंतर आ रहा है, तो वही क्या कही जाएगी, प्राकृतिक वृद्धि कही जाएगी। ठीक है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहती हैं। तो ये 1000 पर देखा जाता है, ठीक है, ना कि 100 पर। ये आप ध्यान रखें कि ये 100 पर नहीं देखा जाता। ठीक है, ये जनसंख्या जो वो है आंकड़ा, ये 1000 से मतलब समझा जाता है, हजारों पर ही इनकी काउंटिंग की जाती है। ठीक है, तो कह रहे हैं एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। अच्छी परिभाषा है, आप इसको याद रख लें, बिल्कुल सिंपल भी है, इसलिए अच्छे से याद हो ही जाएगी। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है। क्या है, यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है। क्या है, घटक, एक कह सकते हैं कि एक पॉइंट है, एक हेडिंग है, क्या, किसका, तो वृद्धि का, जो वृद्धि हो रही ना उसका। आगे कह रहे हैं कि क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत में जन्म दर हमेशा मृत्यु दर से अधिक रही है, इसलिए एक वर्ष में प्रति
1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। वहीं देखिए 1000 एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को क्या कहा जाता है, तो मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण है। वृद्धि दर का देखिए दोस्तों, मृत्यु दर में तेज गिरावट यानी मृत्यु दर में गिरावट आ रही है, यानी इसका क्या अर्थ है, यानी कि मृत्यु हो ही नहीं रही है, मृत्यु नहीं हो रही है। वहीं जन्म दर में वृद्धि हो रही है, यानी जन्म बहुत हो रहा है, मृत्यु कम हो रही है। ये क्या है, भारत की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण है। समझ रहे हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल आसान है, आप इसको अच्छे से समझ भी सकते हैं, सिंपल परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो देखते जाएं और समझते जाएं, और इसमें कुछ अधिक दिमाग भी नहीं लगाना, बिल्कुल आसानी से आपको याद हो रहा होगा, मुझे पता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि 1980 तक उच्च दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफी बड़ा अंतर आ गया। तो कह रहे हैं कि 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफी बड़ा अंतर आ गया। तो 1980 तक क्या हुआ था, तो मृत्यु जो जन्म दर थी बहुत उच्च लेवल की थी, यानी जन्म बहुत अधिक हो रहे थे बच्चों की। ठीक है, और मृत्यु दर में लगातार कम हो रही थी, यानी कि वृद्ध लोगों की जो मृत्यु है या बच्चों की जो मृत्यु है वो कम हो रही थी। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ, तो काफ़ी बड़ा अंतर आ गया, और ये बहुत अंतर हो गया, जैसे कि एक साल में मुश्किल से 20 बच्चों की मृत्यु हो रही है, या वृद्ध लोगों की हो रही है, पुरुषों की, स्त्री पुरुष में किसी किसी की एक वर्ष में 20 लोगों की मृत्यु हो रही है, जन्म हो रहे हैं 30। ठीक है, और उसके अगले साल 32 जन्म हो रहे हैं, मृत्यु हो रही है 20 या 18, 19, 22 ऐसी, और फिर उसके अगली साल जन्म हो रहे हैं 35 से 36। ठीक है, और मृत्यु हो रही है 18 से 20। ठीक है, और फिर उसके अगले साल जन्म हो रहे हैं 40 से 42, और मृत्यु हो रही है 18 से 20। ठीक है, तो ये बहुत अंतर तेजी से आता गया। समझ रहे हो ना, बहुत सिंपल है, आप समझ रहे होंगे। आगे कह रहे हैं कि 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि में भी गिरावट आई। और वहीं फिर उसके बाद 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आने लगी। उसके बाद क्या हुआ 1981 में, कि जन्म भी धीरे धीरे कम होने लगी, जन्म धीरे धीरे कम होने लगी। क्यों कम होने लगी, कि भाई क्या हो रहा था कि कुछ होती हैं समस्याएं, कि लोग शायद जागरूक होने लगी, बच्चों की जो है एक दो बच्चे की मतलब ख्वाहिश रखने लगी। उससे पहले तो क्या होता था कि बच्चों की मृत्यु हो जाती थी बीमारियों की वजह से और अन्य प्रकार की दिक्कतों की वजह से। ठीक है, तो लोग सोचते थे भाई बच्चे खत्म हो रहे हैं, बच्चों की मृत्यु हो रही, तो एक बच्चा से क्या होगा, वो भी खत्म हो जाएगा, तो फिर वंश आगे कैसे चलेगा। ये वंश को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया की वजह से, ये एक सोच मेंटेलिटी थी, उसकी वजह से लोग 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 तक बच्चे कर लेते थे। ठीक है, और उस तरह से धीरे धीरे बढ़ती गई। ठीक है, और मृत्यु हो, फिर आगे सुविधाएं भी थी, डॉक्टरी फैसिलिटी है हॉस्पिटलों में, जो भी तकनीकी हैं वो विकसित हो गई, उसकी वजह से फिर वृद्धि होती गई। ठीक है, उसके बाद 1981 की बात की जा रही है, उसमें जन्म दर भी कम होने लगी। ठीक है, शायद है लोग जागरूक होने लगे हों, शायद है कि कुछ अन्य फैक्टर भी काम कर सकते हैं कि जन्म दर में मतलब एक कह सकते हैं कि कुछ आंकड़े बताए जा रहे हैं कि जन्म दर कम हो रही थी। ठीक है, क्यों, तो उसके अलग अलग फैक्टर दिए जा रहे हैं। क्या दिए जा रहे हैं कि हाँ, यहाँ कोई कुछ दिया नहीं गया, सॉरी। सीधी बात बोली जा रही है यहाँ पे कि 1981 से हाँ धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आने लगी। गिरावट इसमें कुछ रीजन हो सकते हैं, अभी आगे देख सकते हैं उसको। ठीक है, इसकी वजह से जनसंख्या दर में वृद्धि दर में भी गिरावट आने लगी। आप इतना याद रखें, आगे देखेंगे क्या मतलब जो फैक्टर थी, क्या क्या वजह थी। इस प्रकार के चलन का क्या कारण है, उसकी चलन की कारण भी देखते हैं, तभी पता चलेगा। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक घटक है प्रवास।
उसके कुछ कारण हो सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक क्या है? प्रवास, यानी कि आवागमन, ठीक है, माइग्रेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चला जाना क्या कहा जाता है? प्रवास। जैसे कि मान के चलिए हम अपने क्षेत्र में, या तुम लोगों में से, आप लोगों में से, तुम कहना कोई गलत नहीं है, खैर खैर इसको छोड़ते हैं, इसको कट कर देंगे। कुछ कट नहीं करना, ठीक है, चलते हैं। हम तुम में से कोई भी या हम लोग, आप लोगों में से कोई भी अपने धंधे रोजगार, नौकरी चाकरी करने के लिए, है ना, रोज, है ना, करने के लिए एक क्षेत्र से, अपने क्षेत्र से कहीं दूसरे क्षेत्र में जाकर बस जाते, रहने लगते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहा जाता है? माइग्रेशन, प्रवास कहा जाता है, ठीक है उसको, ठीक है। प्रवास आंतरिक देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच हो सकता है। देखिए, प्रवास, माइग्रेशन दो प्रकार की होती हैं। आप देख सकते हैं कि अपने ही देश में, जैसे हम अपने क्षेत्र, जैसे आप अपने क्षेत्र में कहीं रह रहे हो, तो वहाँ से आप दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में जाते हैं, है ना, धंधे रोजगारों के लिए, तो वो अपने भारत के सीमा के अंदर ही जा रहे हैं ना, तो वो क्या कहा जाता है? तो आंतरिक प्रवास कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है उसको? अच्छे से याद रखें, आंतरिक प्रवास, इंटरनल माइग्रेशन, ठीक है। वहीं दूसरी ओर हम लोग, बहुत से लोग होते हैं जी, दुबई, अमेरिका, और जो भी, जो कर्ण, वो कहाँ पे जाते हैं अक्सर, हरियाणा, पंजाब पंजाब के लोग जाते हैं कहाँ पे? कनाडा, ठीक है। तो ये सब, ये क्या कहा जाता है? तो इंटरनेशनल माइग्रेशन कहा जाता है, ठीक है। इसको बाहरी प्रवास कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत अच्छी परिभाषा है, आप इनको भी याद रख लें, ठीक है। आप कभी पूछ दें भाई आंतरिक प्रवास क्या कहा जाता है, इसको प्रभावित करने वाली इनको कारण है, बाहरी प्रवास का किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाली कैसे प्रश्न बन जाते हैं, कभी कोई पूछता है तो, ठीक है। अक्सर परीक्षा में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। किसी भी परीक्षाओं की बात कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आगे देखिए, आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता। जो आंतरिक प्रवास होता है, आंतरिक प्रवास क्या होता है? अपने देश की सीमा के भीतर ही तो आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में। जैसे मुंबई से दिल्ली चले आए, ठीक है, दिल्ली से मुंबई चले गए, ठीक है, मैं बड़े बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ। दिल्ली से कोलकाता चले गए, कोलकाता से दिल्ली, कोलकाता से मुंबई, मुंबई से कोलकाता, यानी जो भी बड़े बड़े महानगर हैं, अपने क्षेत्रों से भी जाते हैं लोग बाग, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, है ना, यहाँ से एक दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं, है ना। अक्सर हम देखते हैं कि बिहार के लोग जो हैं अक्सर अपने धंधे रोजगारों के लिए, है ना, दिल्ली जैसे क्षेत्रों में जाते हैं, और अन्य क्षेत्रों में भी जाते हैं, संपूर्ण भारत में कहीं भी वो जाते हैं, क्योंकि बिहार जैसा क्षेत्र है जो थोड़ा पिछड़ा क्षेत्र कहेंगे, और वहाँ पे धंधे रोजगारों की थोड़ी समस्या है, इसलिए वो जाते हैं, है ना। तो ये आगे कह रहे हैं कि एक क्या होता है कि स्टेट सरकारें पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाती, या जो धंधे रोजगार हैं उपलब्ध नहीं करा पाती, कंपनियों को आकर्षित नहीं कर पाती, या कंपनियों के लिए पर्याप्त जो कहते हैं ना, जो कंपनियां, विदेशी कंपनी जो भी क्षेत्रों में लगती हैं, तो उनको किसी भी वजह से अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती। इस वजह से स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए उन क्षेत्रों में फैक्ट्रियाँ नहीं लग पाती, या और अन्य भी वजह हैं, या जनसंख्या का अत्यधिक मात्रा में बढ़ना भी हो सकता है, इसलिए प्रवास करना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये रीजन्स हैं, ठीक है, प्रवास के, ठीक है। जनसंख्या वितरण एवं उनके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं क्रियाकलाप को, आगे देखते हैं। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है। तो कह रहे हैं कि जो प्रवास है, जो माइग्रेशन है, कहाँ से होता है? गाँव से लोगों को शहरों की ओर जाने की बहुत अधिक इच्छा होती है। भाई शहरों में रोजगार की मुख्य वजह रहती है, ठीक है। आप समझ रहे हो कि गाँव में पर्याप्त, एक मान के चलिए कोई खेती का टुकड़ा है, गाँव में 2 भाई हैं, 2 से 4, मतलब है ना, 4 हुए, 4 से 6, फिर फैमिली का पर्याप्त वो चल नहीं पाता है ना, व्यवस्थाएं हो नहीं पाती हैं, ठीक है। तो फिर नौकरी चाकरी, शादियाँ होती हैं, बहुत फैक्टर काम करते हैं यहाँ पे, समाज साथ में, आप अच्छे से समझेंगे इसको, ठीक है। इकोनॉमी में भी ये सब एक दूसरे से लिंक है, ठीक है।
तो अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो वो जाना पड़ता है अपनी रोजी रोटी के लिए, तो गांव से शहरों की ओर जाते हैं, ना कि आपने कभी देखा शहरों से लोग गांव में आ रहे हैं। ये होगा कभी किसी समय बाद हो भी सकता है, मेरा मानना है, क्योंकि शहरों में पर्याप्त सुविधाएं तो हैं, पर अनाजों की पूर्ति, खाद्यान्न की पूर्ति कहाँ से होती है? गांव से। हमारे गांव में यदि किसान जी तोड़ मेहनत न करें, फसलों को उगाएं ना, पैदा ना करें, तो भाई शहर में लोगों का जीवन कैसे चलेगा? है कोई उपाय? ठीक है, तो वो एक अलग मुद्दा है, उसको आप इकोनॉमी और समाजशास्त्र में भी अच्छे से पढ़ेंगे। समाजशास्त्र में तो उसमें को इतनी डीपली नहीं समझाया गया, इकोनॉमी में बहुत अच्छे से समझाया गया है, ठीक है, तो पढ़ेंगे। आगे कह रहे हैं कि क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आकर्षण यानी पुश कर कारण कारक प्रभावी होता है। अपकर्षण, सॉरी आकर्षण नहीं, अपकर्षण, ठीक है, यानी कि अपकर्षण यानी कि दूसरे क्षेत्रों को की ओर धकेलने जैसी स्थिति कह सकते हैं। कारक प्रभावी होते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं। समझ रहे हो, ये मैं बता रहा था कि बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या रहती है, इसलिए। और गरीबी भी एक मुख्य मुद्दा है, ठीक है। भाई गरीबी है और बेरोजगारी, इसी वजह से तो लोग धंधे रोजगारों के लिए जाते हैं अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में, है ना। आगे करें, तथा नगर का अभिकर्षण पुल, नगर नगर का यानी शहरों की बात करें, नगर का पुल अभिकर्षण प्रभाव, पुल प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। तो जो कह रहे हैं कि गांव में जो है लोगों का जो जीवन है एक तरह से गरीबी और बेरोजगारी से ग्रसित होता है, बता रहे हैं यहाँ पे। और वहीं शहरों में बता रहे हैं कि लोगों का जीवन क्या है, रोजगार भी है वहाँ पे, और अच्छा जीवन स्तर है, वृद्धि दर अच्छी है, ठीक है। रोजगार में वृद्धि और अच्छे जीवन स्तर की यहाँ पे एक स्थिति दिखाते हैं, इसलिए लोग गांव से शहरों की ओर जाते हैं, ठीक है। कितना सिंपल समझाया गया है एनसीईआरटी में। आगे कह रहे हैं इसी वजह से जाते हैं लोग, ठीक है। आगे कह रहे हैं प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। अब भाई देखिए ये क्यों महत्वपूर्ण घटक है? तो प्रवास महत्वपूर्ण घटक इसलिए है, जैसे मान के चलिए आप किसी क्षेत्र में रह रहे हैं, आप धंधे रोजगार के लिए किसी दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं, तो अकेले तो नहीं जाएंगे, आपके साथ में कोई और भी जाएगा, या बहुत से लोग अकेले भी जाते हैं। मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ भाई, अपनी रिलेशन में कहीं कोई रह रहा होगा वहाँ जाएंगे, ठीक है। कभी कभी लोग गाँव के 10-10 20-20 लोग जाते हैं, तो ना आप अपने क्षेत्र से जा रहे हैं, जैसे मान के चलिए 20 लोग गए, तो 20 लोग आपके क्षेत्र से कम हुए, ठीक है। और जहाँ पहुंचे जैसे मुंबई में या दिल्ली में पहुंच गए, ठीक है, तो वहाँ 20 लोगों की वृद्धि हो गई, यहाँ आपके यहाँ पे क्षेत्र में 20 लोगों की कमी हो गई। इसी प्रकार एक मैं छोटा सा आंकड़ा लेकर बात कर रहा हूँ। होता तो ये बड़े स्तर पर है, बहुत बड़े स्तर पर होता है, हजारों लाखों की स्तर पर हो जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे दिल्ली मुंबई की बात कर रहे हैं, मैं ये दो शहरों का नाम इसलिए बार बार ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक जनसंख्या है, ठीक है। और यहाँ पे धंधे रोजगारों की भी स्कोप है, और यहाँ पे अधिकतर ये होता है प्रवास, ठीक है। तो इसलिए ये 2-3 रीजंस हैं, इसलिए मैं दोनों शहरों का नाम बार बार लेता रहूँगा और ले भी रहा हूँ, ठीक है। तो दिल्ली में देखिए अब हर जगह का इंसान आपको मिल जाएगा, हर स्टेट, भारत का जितने भी भारत में जितने भी स्टेट हैं, हर एक स्टेट का इंसान आपको व्यक्ति आपको दिल्ली में मिलेंगी। और देखिए दिल्ली में कितनी अधिक जनसंख्या है, जाम लग जाते हैं, ट्रैफिक जाम देखे हैं, तो वो क्यों? अधिक जनसंख्या की वजह से, है ना। तो ये हो गया। आगे देखते हैं। हाँ, प्रवास जनसंख्या का महत्वपूर्ण कारक, ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण में नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। तो क्या कह रहे हैं कि जो प्रवास है, ये जनसंख्या के आंकड़ों को ही प्रभावित नहीं करता। भाई जहाँ गाँव में जनसंख्या घट रही है, शहरों में बढ़ रही है, ये इसी को प्रभावित नहीं करता, इसको भी प्रभावित करता है कि गाँव में जो अधिक उम्र के लोगों की जनसंख्या अधिक देखने को मिलेगी, शहरों में कम लोगों उम्र के लोगों की जनसंख्या अधिक मिलेगी। क्यों? भाई देखिए मान के चलिए, आप एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं। आप के घर में एक छोटा सा उदाहरण आपके फैमिली से ही मैं देकर चल रहा हूँ। आपके परिवार में आपके पिता हैं, उनके पिता हैं, और आपके पिता 2 या 3 4 भाई हैं, ठीक है। अब आपके पिता के आप 3 या 4 भाई हो, ठीक है। और अपने आपके चाचा के भी 3 4 भाई हैं, ठीक है। अब आप लोग बड़े हुए, धीरे धीरे समझदार होने लगे, तो धंधे रोजगार या गरीबी में
की वजह से, किसी भी वजह से आप शहरों में जा रहे हो, तो आप 3-4 भाई आप लोग जाने लगे शहरों में, आप शहरों में रहने लगी, तो गाँव में कितने लोग बचे? आपके जो माता-पिता या दादा-दादी बची, और आपके 1-2 छोटे-छोटे भाई-बहन बचे, ठीक है? उसके बाद आप वहीं शहरों में रहने लगे, आपकी शादी हुई, ठीक है? शादी होने के बाद आपने बीवी बच्चों को भी आप शहरों में ले गए, ठीक है? तो वहाँ देखिए, आप वहाँ पे बच्चे हुए, फिर आप वो बच्चों को भी आप ले गए, ठीक है? ले ही जाती है, स्वाभाविक है कि मैं नॉर्मल बात करके बोल रहा हूँ, ठीक है? मैक्सिमम स्थितियों में ऐसा होता है, ठीक है? तो गाँव में फिर कौन-कौन बचा है खेती-बाड़ी से जुड़े हुए? आपके माता-पिता या वृद्ध लोग बचते हैं ना, अक्सर देखा होगा आपने, गाँव में वृद्ध लोग बचते हैं खेती-बाड़ी, क्योंकि उन्हें खेती-बाड़ी करना आता भी है, और उनको एक खेती-बाड़ी से उनका लगाव भी होता है, गाँव से एक हित होता है उनका, और गाँव से उनका एक बहुत कह सकते हैं कि एक झुकाव, जुड़ाव कह सकते हैं, कि दिल का रिश्ता होता है ना? वृद्ध लोगों का। आप नहीं खेल हैं, तो आपका शायद गाँव से, गाँव के जीवन से, गाँव के जीवन स्तर से इतना बहुत गहरा लगाव भी नहीं होता। होता भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक आप दिल के इतनी कठोर हैं कि भई नहीं है, ऐसा नहीं, होता है। फिर भी गाँव की तुलना में थोड़ा शहरों के प्रति आकर्षण बहुत बढ़ जाता है, इसलिए लोगों को जाना पड़ता है। इस तरह से क्या होता है कि शहरों में युवा आबादी बहुत अधिक हो जाती है, और गाँव में थोड़ी अधिक उम्र के लोगों की, अधेड़ उम्र के लोगों की आबादी थोड़ी रहती है, जितनी है उतनी रहती है, और धीरे-धीरे शहरों में युवा वर्ग बहुत अधिक हो जाता है, ठीक है? बहुत अच्छे से समझाया मैंने, आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है? आगे देखिए, जनसँख्या की संरचना को, हाँ, हाँ, यहाँ तक हो गया था। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। समझ रहे हो? तो नियमित वृद्धि हो रही है शहरों में। आगे कह रहे हैं कि 1951 में कुल जनसंख्या की 17.29 या 29 कह सकते हैं, कुछ भी, प्रतिशत नगरीय जनसंख्या थी, जो 2011 में है, जो 2011 में कितनी हो गई? देखते हैं यहाँ पे, बढ़कर 31.80% हो गई थी। एक दशक, यानी कि 1 दशक यानी 10 साल, 2001 से 2011 में 11 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई। देखिए, बिल्कुल 10 सालों के भीतर ही क्या फ़र्क आया, जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगर थी ना, तो 2001 में कितनी थी? 35, और 2011 में कितनी हो गई? वो 53 हो गए थे, ठीक है? समझ रहे हो? तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगरों की संख्या कितनी बढ़ गई? 35 से 53 हो गई, ठीक है? आयु संरचना देख लेते हैं, आयु संरचना क्या है? किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूहों के लोगों के लोगों की जीवन संख्या को बताता है, ठीक है? आगे क्या है? विभिन्न आयु समूह के लोगों की जीवन संख्या को लोगों की जीवन की संख्या को बताता है। यह जनसंख्या की मूल विशेषताओं में से एक है। क्या कह रहे हैं? ये जनसंख्या की मूल विशेषताओं में से क्या है? एक है। एक व्यक्ति की आयु उसकी इच्छा, खरीदारी तथा काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। जो आप समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? एक व्यक्ति की आयु, जो एज है उसकी, उसकी इच्छा, जो उसकी इच्छा शक्ति होती है, उसकी सोच समझ है, उसको, उसकी खरीदारी, वो कैसी कपड़े पहनता है, क्या खाता पीता है, क्या खरीदता है, क्या चीज़ों को यूज़ करता है ना? कैसी चीज़ें खरीदता है ना? ये, तथा काम करने की क्षमता, वो कितना काम कर लेता है एक दिन में, है ना? कितना पैसा कमाता है, ठीक है? और ये सब की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है, ठीक है? भाई छोटा बच्चा होगा तो वो उसकी खरीदने की चीज़ों की खरीदने वाली चीज़ें अलग होंगी, है ना? उसकी इच्छा शक्ति कुछ अलग होगी, है ना? उसकी काम करने की क्षमता कुछ अलग होगी, है ना? वहीं वृद्ध होगा, वो उसकी अलग होंगी, है ना? वहीं युवा वर्ग का कोई युवा होगा, वो उसकी अलग होंगी, है ना? तो ये प्रभावित करती हैं। परिणाम स्वरूप बच्चे, वयस्क एवं वृद्धों की संख्या एवं प्रतिशत किसी भी क्षेत्र की आबादी के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे को निर्धारक होती है। तो ये सब जितनी भी वयस्क या वृद्धों की संख्या एवं प्रतिशत किसी भी क्षेत्र की आबादी के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे को निर्धारित करता है, ठीक है? तो किसी भी क्षेत्र में वहाँ का सामाजिक एवं आर्थिक ढांचा कैसा होगा, ये किस पर निर्भर करता है?
किस पर निर्भर करेगा? तो वहाँ के बच्चे, वयस्क और वृद्धों की संख्या के प्रतिशत पर, ठीक है। आगे कह रहे हैं किसी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जा सकता है या जाता है। बच्चे सामान्यतः 15 से कम उम्र की, ठीक है, 15 से कम उम्र की बच्चों में बांटा जाता है, ठीक है। देखिए, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं, आर्थिक रूप से एक मतलब उत्पादनशील नहीं होते हैं, ठीक है। ये मतलब 15 वर्ष से कम आयु की बच्ची कुछ चीज़ों का मतलब उत्पादन नहीं करती हैं, ठीक है। ये अपने आप में एक उपभोग करती हैं बच्ची किसी भी चीज़ की वस्तु का, ठीक है। इनका इनको भोजन, वस्त्र एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये कह सकते हैं, ये एक फैमिली की बात करके देखिए, उदाहरण ले रहे हैं। ये परिवार में कोई परिवार है, उसमें बच्चे होंगे, वो कमाते नहीं है बल्कि खाते हैं, ठीक है। उनको सभी सुविधाएं चाहिए लेकिन वो सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाते हैं भाई, जैसे पैसा है और भी अन्य चीज़ों का, ठीक है। तो ये और वयस्क वयस्क को देख लेते हैं। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील तथा जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं एवं होते हैं तथा यह जनसंख्या कार्यशील वर्ग है। देखिए, वहीं किसी भी परिवार की कोई लेकर एक उदाहरण देख रहा हूँ। तो ये क्या युवा वर्ग है भाई, आप युवा वर्ग हैं तो भाई क्या हो सकता है, आप कमाने खाने लायक भी हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, ये चीज़ मतलब कुछ नहीं करेंगे तो अपनी माता पिता का हाथ बटाकर उसमें खेती बाड़ी में भी हाथ बटाएंगे तो, ठीक है। तो वो आप एक उत्पादक कहे जाएंगे, ठीक है। खेती बाड़ी में या धंधे रोजगार में हाथ बटा रहे हैं, ठीक है, तो वो उत्पादक कहे जाएंगे आप, ठीक है। और जैविक रूप कह सकते हैं, बायोलॉजिकल दृष्टि से आप कैसे होंगी, प्रजननशील। जैसे मान के चलिए आप 20 से 25 साल के बीच में तो आपकी शादी भी हो जाएगी, तो आप बच्ची पैदा करने की स्थिति में होगी, ठीक है। सामान्य बात है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो आप जनसंख्या बढ़ाने की एक मुख्य कारक होंगे, ठीक है, मुख्य किरदार में होंगे, ठीक है। और ये आप लोग कार्यशील वर्ग में माने जाएंगे, ठीक है, और माने किए जाएंगे होंगे, ठीक है। आगे देखिए, वृद्ध 59 वर्ष से अधिक, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त हो सकती हैं, ये आर्थिक रूप से, ठीक है, उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त हो सकते हैं। ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं लेकिन भर्ती प्रक्रिया के द्वारा इनका नियुक्ति नहीं होती, ठीक है। तो ये देखिए, वृद्धजन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये कह सकते हैं कि उत्पादनशील हो सकती है भाई। 50-60 के आसपास के युवा, मतलब जो युवा नहीं, वृद्ध लोग मेहनत करते हैं भाई, किसी चीज़ का निर्माण करते हैं। आप ही आज भी काफ़ी लोग कर भी रहे हैं, ठीक है। उनमें भी काफ़ी मतलब कभी कभी मतलब देख सकते हैं आप की क्षमताएं होती हैं कि तो वो करते हैं, ठीक है। भाई कोई धंधा रोजगार है उनका, तो वो अपनी आराम से चेयर पर, कुर्सी पर बैठ के चला रहे हैं, है ना। तो वो उत्पादनशील हो सकते हैं या अवकाश प्राप्त हो सकते हैं भाई, ज़्यादा उम्र है, 59 से, बस 59 की उम्र से अधिक बता रहे हैं ना, तो वही कुछ बीमारियां घेर लेती हैं या कुछ समस्याएं आ जाती हैं फिजिकल मेंटली, है ना। तो उसकी वजह से अवकाश भी प्राप्त करना पड़ता है, ठीक है। तो अवकाश प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है भाई। महीने में 10 दिन काम कर पा रहे हैं, कहीं हो सकता है बिल्कुल भी ना कर पाएँ, साल में 2-4 दिन, 2-4 महीने कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं के अनुसार कर सकते हैं यदि उनकी क्षमता है तो। यदि उनमें थोड़ी ताकत बची हुई है उनके शरीर में, या उनमें स्टेमिना वगैरह है, कुछ वैसे भी काम होते हैं जो बहुत ही मेहनत से करना पड़ता है, इसलिए मैं ताकत की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और आगे करें, लेकिन भर्ती प्रक्रिया, जो भर्ती होती है फैक्ट्री कंपनी में या किसी भी सरकारी जॉब में, है ना, तो वहाँ पर उनको नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है, समझ रहे हो। एक उम्र होती है भर्ती प्रक्रिया की भी, ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि हाँ, यहाँ तक हो गया। आगे इसको आप अच्छे से देख लेना, क्या है ये, भारत उम्र संरचना, भारत में उम्र संरचना देख लेते हैं। एज डायग्राम इन इंडिया है ये, ठीक है। तो देखिए, जितना भी ये ऑरेंज कलर का दिख रहा है ना, ये वयस्क लोगों का वो है, आंकड़ा या डाटा कह सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है, आंकड़ा डाटा। और ये नीला दिख रहा है ना, लाइट नीला है, ये वृद्धजन का है, ठीक है। और ये पीला येलो, ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको, ये बच्चों का है, ठीक है। तो चित्र 6.5 भारत उम्र संरचना है, ठीक है, ये आप नीचे लिखा है। तो इसमें देखिए, ये ऑरेंज कितना है,
58.7%, यानी भारत में वयस्कों की अभी तादाद या जनसंख्या कह सकते हैं कितनी है, तो 58.7% है। ठीक है, वहीं वृद्धजनों की कितनी है, तो 6.9% है। ठीक है, और वहीं बच्चों की कितनी है, तो 34.4% है। ठीक है, तो ये एक आप अच्छे से देख लें, स्नैपशॉट ले सकते हैं या आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बच्चों तथा वृद्धों का प्रतिशत जनसंख्या के आश्रित अनुपात को प्रभावित करता है। बच्चों तथा वृद्धों का प्रतिशत जनसंख्या के आश्रित अनुपात को प्रभावित करता है। ठीक है, क्योंकि ये समूह उत्पादक नहीं होते। ठीक है, बात की जनसंख्या में इन तीनों समूहों के अनुपात को चित्र 6 पॉइंट में दर्शाया गया है, 6.5 में दर्शाया गया है, देख लिया हम लोगों ने। अब देखिए क्या कह रहे हैं, बच्चों और वृद्धजनों का प्रतिशत जनसंख्या के आश्रित अनुपात को प्रभावित करता है। आश्रित अनुपात यानी कि जो युवा वर्ग है और जो बच्चे और वृद्धजन है, इनको देखा जाए तो, तीनों को देखा जाए तो बच्चे भी नहीं किसी चीज़ का मतलब निर्माण करते हैं, उत्पादन करते हैं। ठीक है, ना ही वृद्धजन किसी चीज़ का निर्माण करते हैं और उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो उत्पादन और निर्माण कार्य कौन करता है, तो युवा वर्ग। ठीक है, और ये बच्चे और जो वृद्धजन है ये चीज़ों का उपभोग करते हैं, है ना, उपयोग करते हैं। ठीक है, तो क्या इसमें किसी क्या समझ रहे हो आप, इसे समझना है हमें ये कि जो युवा वर्ग है उसको चीज़ों को अधिक से अधिक उत्पादन करना पड़ेगा, क्योंकि उपभोग करने वाली कितने हैं, बहुत अधिक है। देखिए बच्चे भी उपभोग करते हैं, युवा वर्ग भी उपयोग कर ही रहा है, है ना, और वृद्धजन भी करेंगे उपयोग, उपभोग। ठीक है, उपयोग या उपभोग। ठीक है, और उत्पादन कौन करेगा, तो सिर्फ युवा वर्ग। ठीक है, तो समझ रहे हो ना इस चीज़ को आप, तो ये स्थिति बनेगी। आगे कह रहे हैं, इसको छोड़ देते हैं क्रियाकलाप। हाँ, लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो देख लेते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। ठीक है, 1000 पुरुष हैं किसी जगह पर, किसी गांव या शहर की बात कर रहे हैं, एक छोटा सा आंकड़ा, मतलब छोटा सा आंकड़ा नहीं, किसी क्षेत्र की बात करके हम छोटी सी काउंटिंग करें। 1000 मान के चलिए, आपका ही एक कॉलोनी मोहल्ला गांव ले लेते हैं। ठीक है, वहाँ पर 1000 पुरुष हैं और उन पर उस वहीं पर जैसे कि जितनी भी महिलाएं हैं, ये 800 850 से 1000, 10,000, 20,000, 50, ठीक है, से लेकर। ठीक है, तो 1000 पर महिलाओं की जितनी जनसंख्या होगी उसको क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, तो जन लिंग अनुपात। ठीक है, अक्सर हमारी भारत में लिंग अनुपात क्या है बताना, थोड़ा कमेंट में आप बता सकते हैं। ठीक है, और आप अपने स्टेट के बारे में भी बता सकते हैं। ठीक है, यह जानकारी किसी दिए गए समय में समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समय समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। ठीक है, तो ये क्या, ये जानकारी क्या है, किसी भी समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच जो समानता है और उसकी जो समानता असमानता की सीमा है उसको दर्शाने के लिए एक महत्वपूर्ण एक कह सकते हैं जानकारी है। ठीक है, या सूचना है या एक पॉइंट है। ठीक है, देखते हैं, देश में लिंग अनुपात प्राय महिलाओं के पक्ष में नहीं होता। हमारे देश में या किसी अन्य देश में तो मैं नहीं कह सकता, किसी बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पर महिलाओं की जनसंख्या बहुत है पुरुषों की तुलना में। ठीक है, जैसे हम रूस है, अर्जेंटीना है, और ये जो ब्राज़ील वगैरह है, ये बहुत से ऐसे और भी अन्य देश हैं। मैं जो अमेरिका में काफ़ी ऐसे देश हैं वहाँ पर है, यूरोप में भी कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर भी महिलाओं की जनसंख्या ज़्यादा है। मैं सबसे अधिक अच्छा उदाहरण है, आप रूस को देख सकते हैं, रूस में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से काफ़ी अधिक है। ठीक ठीक है, वहीं हमारा देश, अपने देश की बात कर रहे हैं, आए अपने देश पर आते हैं, तो हमारे देश में महिलाओं का जो देश में लिंग अनुपात प्राय महिलाओं के पक्ष में नहीं है। ठीक है, नहीं होता है, हम शुरू से ही हमारे देश में महिलाओं की स्थिति पुरुषों की स्थिति से कम रही है। ठीक है, यानी पुरुषों की जनसंख्या महिलाओं की जनसंख्या से काफ़ी ज़्यादा रही है हमेशा से। ठीक है, इसका पता लगाइए, कारण क्या हो सकते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसका पता लगाइए। सन 1951 से 2011 के बीच के लिंग अनुपात को सारणी 6.2 में दर्शाया गया है। ठीक है,
तो ये आप देख लें, ठीक है, कितना रहा है हमेशा से लिंगानुपात, इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हैं, ठीक है। 1951 से 2011 तक की बात है। 1951 में 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी थी, तो 946, ठीक है। और 2011 में 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी है, तो 943, ठीक है। तो बल्कि घटा ही है, देखिए 40, 41, 30, 34, 29, 33 और ये 43, ठीक है। तो ये बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ा है, 20 से 25 के बीच में फर्क पड़ता रहा है ना, इतने सालों में। क्या आप जानते हैं, देख लें, इसको देख लेते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084 है। केरल ऐसा स्टेट है भारत का जहाँ पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, तो 1084, यानी कि 1000 पुरुष हैं किसी जगह पर, 1000, ठीक है, वहाँ पर 1084 महिलाएं, ठीक है। पुदुचेरी में 1000 पर 1038 हैं, ठीक है, महिलाएं, जबकि दिल्ली में प्रति 1000 पर 866 तथा हरियाणा में प्रति 1000 पर 877 हैं। देखिए ना, तो ये छोटा सा आंकड़ा है, आप इनको भी देख सकते हैं। कह रहे हैं इस प्रकार की विभिन्नताओं का कारण क्या हो सकता है, ये विभिन्नताएं आप सोच सकते हैं कारण क्या हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, ज्ञात कीजिए, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, आप इसको वैसे ज्ञात करना ही चाहिए आपको। सबसे अधिक महिला साक्षरता दर कौन सी राज्य की है और क्यों है, तो ये केरल की है। आप केरल, नागालैंड वगैरह है, ये भी है, वैसे केरल है सबसे अच्छा उदाहरण। आगे देख लेते हैं, ये यहाँ पे साक्षरता दर देख लेते हैं क्या है। साक्षरता दर किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है या होता है। स्पष्टता है कि केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय ले सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो साक्षर और शिक्षित नहीं होते वो जागरूक नहीं होती और वो अच्छा निर्णय नहीं ले सकते, ये बिल्कुल तर्कहीन बात है मेरे हिसाब से। मैं तर्कहीन भी नहीं कहूँगा, एक जो लोग मानते हैं, पढ़े लिखे लोग जो मानते हैं, जो समझदार लोग होते हैं जो मानते हैं, जो ज़्यादातर लोग मानते ही हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते वो भी मानते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छा और एक जागरूक होता है हर चीज़ को लेकर, ठीक है। और वो एक किसी भी चीज़ को लेकर अच्छा डिसीजन ले सकता है, ठीक है। भाई एक जानकारी भी होना तो ज़रूरी होता है, भाई मान के चलिए मैंने या आपने किसी ने हिस्ट्री पढ़ा है या भूगोल पढ़ा है, इकोनॉमी पढ़ा है ना, पॉलिटिक्स पढ़ी है, ठीक है, या समाजशास्त्र पढ़ा है, ठीक है। और वहीं दूसरी ओर किसी ने नहीं पढ़ा है, तो वो जिसने नहीं पढ़ा है और जिसने पढ़ा है उनमें अंतर होगा ना। तो जिसने नहीं पढ़ा है वो उन चीज़ों के बारे में कैसे डिसीजन ले सकता है, ठीक है। और जिसने पढ़ा है वो उन चीज़ों को लेकर डिसीजन ले सकता है, तो ठीक है, और उन चीज़ों से को लेकर जागरूक भी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं काम करती हैं, ये चीज़ें मायने रखती हैं ना। तो पढ़ा लिखा होना एक अलग बात है और अनपढ़ होना एक अलग बात है। जलील करना किसी को एक अलग बात है, जलील करना बिल्कुल गलत बात है और करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। भाई आप नहीं पढ़े हो ये वो, भाई पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। ये मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ भाइयों बहनों कि शिक्षा को एक बहुत अच्छी स्तर तक नहीं पहुँचा सकती, तो प्लीज़ इतना तो पढ़ ही लीजिए कि इतना तो पढ़ लीजिए या इतना तो अपने घर परिवार में किसी को पढ़ा दीजिए कि वो जागरूक हो जाए, वो अन्य चीज़ों को लेकर सतर्क सजग हो जाए ना। वो ऐसे ही भेड़ चाल ना चले समाज में, जैसे कि किसी उम, किन्हीं लोगों ने कह दिया कि ऐसा होता है, फिर उन्हें आँखें बंद करके उसने विश्वास कर लिया। ऐसा होता है, किसी ने कहा कि ऐसा होता है, तो वो आँखें बंद करके वो उनको मानना है, उन पर चल रहा है, उनका पालन करना है। अपना तर्क लगाकर अपना खुद का लॉजिक लगा के उन चीज़ों को समझे, है ना? उनको महसूस करे उन पर, है ना? प्रयोग करिए कि भाई ऐसा होता है या नहीं होता है, तो ये जागरूकता की निशानी है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि हाँ,
केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है तथा शोध एवं विकास की कार्य कर सकता है। ठीक है, शोध यानी रिसर्च वगैरह होती है और डेवलपमेंट यानी विकास की जो भी कार्य होते हैं उनका वो कर सकता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधा है। साक्षरता स्तर में एक कमी साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधा है। तभी तो कहते हैं कि यदि शिक्षित समाज होगा तो देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी, सुधरेगी और विकास होना स्वाभाविक है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। तो दोस्तों कितनी सिंपल और बहुत ही अच्छी परिभाषा दी गई है साक्षर व्यक्ति की। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष से या उससे अधिक है, ठीक है, जो किसी भाषा को समझ कर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। आपसे कोई पूछे भाई साक्षर किसे कहती है, तो सिंपल कहना 7 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ कर लिख या पढ़ सकता है, साक्षर कहा जाएगा। ठीक है, तो भारत, ये अच्छी से याद करना, इसको मौके की याद होना चाहिए ऐसी परिभाषाएं। भारत की साक्षरता के स्तर में भारत की साक्षरता की स्तर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। भारत की जो साक्षरता स्थिति है इसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 73% है। 2011 के अनुसार क्या है, देश की साक्षरता दर कितनी है, तो 73% है। इसमें पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, तो 80.9% है, एवं महिलाओं की कितनी है, तो 64.6% है। ठीक, कितना अंतर है। आज भी हमारे देश में महिलाओं की साक्षरता स्थिति बहुत कम है। ठीक है, साक्षरता दरों में इस प्रकार का अंतर क्यों है भाई? कह रहे हैं कि वही पुरुष 80% शिक्षित है, वही महिला 64% शिक्षित है। ऐसा क्यों है, ये अंतर क्यों है? आगे देखिए, तो व्यावसायिक संरचना आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या, व्यावसायिक संरचना देख रहे हैं हम। व्यावसायिक संरचना आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत, क्रियाशील जो जनसंख्या है उसका प्रतिशत कितना प्रतिशत है, प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। जो डेवलपमेंट होता है देश में, उसमें उसका क्या है, संकेत होता है। आप समझ रहे हो क्या कह रहे हैं कि जो भी आर्थिक रूप से जो एक्टिव हैं लोग बाग, हमारे किसी भी देश की बात कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत, कितने लोग किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं ना। ठीक है, क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत, कितने प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। तो उससे समझ में आ जाएगा कि उस क्षेत्र का कितना विकास हो सकता है, उस क्षेत्र में कितना विकास हो रहा है। ठीक है, या हुआ है या होगा। समझ रहे हो, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार की गई जनसंख्या की वितरण को व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। विभिन्न प्रकार की जो भी कार्य धंधे रोजगार हैं, उनमें जो लोग लगे हुए हैं उनको क्या कहा जाता है, तो वितरण को व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि किसी भी देश में विभिन्न व्यवसायों को करने वाले भिन्न भिन्न लोग होते हैं। विभिन्न व्यवसायों को करने वाले भिन्न भिन्न लोग होते हैं देश, किसी भी देश में। जैसे कि मान के चलिए आपका ही कोई मतलब स्टेट है, वहाँ पर कितनी तरह तरह के लोग होते हैं, कितने प्रकार के धंधे रोजगार करते हैं। ठीक है, तो क्या कहे जाते हैं, ठीक है, ये क्या कहेंगे, तो ये कहे जाएंगे व्यवसायों को करने वाले विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। ठीक है, तो ये व्यावसायिक संरचना का एक पार्ट कहे जाएंगे। ठीक है, ठीक है, आगे कहते हैं व्यवसाय को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है या किया जाता है। किया जा सकता है, यहाँ पे थोड़ा इसको काटना, इसको आप किया जाता है, किया गया है, है ना, इसको बांटा ही गया है। जो व्यवसाय हैं उनको
3 श्रेणियों में बांटा गया है। वैसे चौथी श्रेणी भी है, आप आगे चल के उसको 11वीं की एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ेंगे तो 4 से 5 और 6 भी श्रेणियाँ हैं, ठीक है, व्यवसायों की, ठीक है। यहाँ पे 3 मुख्य श्रेणियाँ दी गई हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी 9th की है इसलिए, ठीक है। तो देखते हैं, अच्छे से देखेंगे इसको, बहुत अच्छे से समझना है हमें। हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसका अच्छे से याद भी कर सकते हैं। प्राथमिक श्रेणी, व्यवसाय की प्राथमिक श्रेणी, इसमें कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन तथा खनन आदि क्रियाएं शामिल हैं। देखिए, व्यवसाय की प्राथमिक श्रेणी, इसमें कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन तथा खनन आदि क्रियाएं शामिल हैं, ठीक है। द्वितीय द्वितीय श्रेणी, ठीक है, व्यवसाय की तृतीय श्रेणी, क्रियाकलापों में उत्पादन करने वाली उद्योग, भवन एवं निर्माण कार्य आती है। तो क्रियाकलापों में उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन एवं निर्माण कार्य आते हैं। तृतीय श्रेणी, व्यवसाय की तृतीय श्रेणी, क्रियाकलापों में परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन तथा सेवाएं शामिल हैं, ठीक है। तो व्यवसाय की तृतीय श्रेणी क्रियाकलापों में परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन एवं सेवाएं आती हैं। तो इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में आप कैसे समझेंगे, तो प्राथमिक सेक्टर के नाम से जाना जाता है, द्वितीय सेक्टर के नाम से जाना जाता है, तृतीय सेक्टर के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। तो प्राथमिक सेक्टर में देखिए कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन और खनन, ठीक है। द्वितीय सेक्टर में कौन कौन सी आती है, तो उद्योग हैं, भवन हैं और ये जितनी भी निर्माण होती हैं, किसी भी चीज़ का निर्माण मान लीजिए आप, ठीक है, वो आती हैं, ठीक है। और तृतीय सेक्टर में क्या क्या आते हैं, तो परिवहन है, संचार है, वाणिज्य, प्रशासनिक से और जो भी सेवाएं हैं, जितनी भी सेवाएं मान लीजिए आप, हैं, चाहे पुलिस सेवा है, डॉक्टर सेवा है, बैंक सेवा है, जो भी सेवाएं हैं, ठीक है, ये सब आते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, विकसित एवं विकासशील देशों में विभिन्न क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अलग अलग होता है। तो कह रहे हैं कि विकसित एवं विकासशील देशों में विभिन्न क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अलग अलग होता है। जैसे विकसित और विकासशील देश होते हैं ना, तो हमारा देश कौन सा देश है, विकसित या विकासशील, आप कमेंट में बता दें। वैसे अभी आपको आगे पता चल ही जाएगा। तो इनमें कह रहे हैं कि देशों में विभिन्न क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अलग अलग होता है, ठीक है। कह रहे हैं कि विकसित देशों में द्वितीय एवं तृतीय क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है। जो विकसित देश हैं जैसे कि अमेरिका, ठीक है, ब्रिटेन, जापान, सिंगापुर, ऐसे बड़ी बड़ी देश है ना, इनमें क्या कह रहे हैं, विकसित देशों में द्वितीय एवं तृतीय क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है, ठीक है। और कह रहे हैं विकसित देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है। विकसित देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। समझ रहे हो। तो हमारा देश कौन सा है, अभी आप बता सकते हैं या आपको आगे जानकारी मिल ही जाएगी, तो बताना प्लीज कमेंट में। आगे कह रहे हैं भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि कार्य करता है। 64% भाग केवल कृषि करता है, देख रहे हो। तो अब तो आप बता ही दो कि हमारा देश कौन सा है, विकसित या विकासशील। हाँ, आगे देखते हैं, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात क्रमशः 13 एवं 20% है। द्वितीय सेक्टर में कितने प्रतिशत काम कर रहे हैं, 13। तृतीय सेक्टर में कितने प्रतिशत काम कर रहे हैं, तो 20। वर्तमान समय में बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण में वृद्धि होने के कारण द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों में व्यवसाय के परिवर्तन हुआ है। तो वही द्वितीय और तृतीय सेक्टर में भी परिवर्तन हो चुका है। कितना हुआ है, तो बढ़ गया होगा कुछ, अभी 1-2% बढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो दिया जा रहा है वही आप याद करें, ठीक है। क्योंकि अभी जो औद्योगिकरण की और शहरीकरण की स्थिति होती है तो इनमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है, 10-10 सालों का समय लग जाता है, ठीक है। तो अपडेट होगी एनसीईआरटी, उसके बाद आपको जानकारी मिली जाएगी, ठीक है। तो मैं तत्काल उस पर जनसंख्या वगैरह पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं अब क्या हो रहा है कि मैं एक टाइम बाद साप्ताहिक करंट की भी वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ दोस्तों।
तो उसमें आपको हर 7 दिन 8 दिन की करंट आपको मिलेगा, ठीक है, दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है। भाई किसी भी क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, भाई सभी बीमार हैं, है ना, सभी को बीमारियों ने घेर रखा है, सभी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो भाई वो क्या कार्य करेंगे, तो किस तरह से उसके देश की या क्षेत्र की जो विकास है या उसमें जो भी उस क्षेत्र का कह सकते हैं कि स्थिति होगी, अच्छी कैसे होगी, नहीं होगी ना। तो आगे देखते हैं क्या करें। तो स्वास्थ्य किसी भी क्षेत्र या देश के लोगों का स्वस्थ रहना उस देश की स्थिति को दर्शाता है, ठीक है, जो कि विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सरकारी कार्यक्रमों के निरंतर प्रयासों के द्वारा भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, ठीक है। तो भारत सरकार की जो भी स्कीम होती हैं, योजनाएं होती हैं, जो भी प्लान होते हैं, जो भी आप कह सकते हैं आइडियाज़ होते हैं, उसके द्वारा जो स्वास्थ्य संबंधी बता रहे हैं ना, जो स्वास्थ्य संबंधी आइडिया, प्लान, योजना, स्कीम है ना, जो लागू की जाती हैं, उससे क्या हो रहा है, उससे लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो रहा है, जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, ठीक है। उस वजह से क्या हो रहा है, तो जनसंख्या पर भी विशेष रूप से मतलब बढ़ ही रही है। एक तरह से कह सकते हैं जनसंख्या पर कुछ निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ रहा है, पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा है, समझ लो। तो ये हो रहा है। आगे देखिए, कह रहे हैं सरकारी कार्यक्रमों के नियंत्रण, हाँ ये यहाँ तक हो गया था। मृत्यु दर जो 1951 में प्रति 1025 थी, 2011 में प्रति 1000 7.2 रह गई है। देखिए दोस्तों, जो मृत्यु दर 1951 में 1000 में 25 बच्चों की मृत्यु हो जाती थी, वहीं आज के समय में 1000 में 7 बच्चों की मृत्यु हो रही है, 7 या 8 कह सकते हैं, ठीक है, बस इतनी। तो 7.2 बता रहे हैं ना, इसलिए 7 से 8 के बीच हो रही है, ठीक है। आगे कह रहे हैं औसत आयु को किस वजह से हो रहा है ये सब। भाई सरकार की सुविधाएं अच्छी हैं, हॉस्पिटलों में बच्चों का जन्म हो रहा है, डिलीवरी हो रही है, ठीक है। तो उससे क्या है कि सभी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, टीका लगते हैं बच्चों के, है ना, और जो भी जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, उनकी भी देखभाल अच्छी से हो जाती है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है कि बच्चे ना तो गर्भ में उनकी मृत्यु होती है, ना ही जन्म लेने के बाद उनकी मृत्यु होती है, अच्छी से उनका देखभाल की जाती है नर्सों की और डॉक्टरों के द्वारा, ठीक है। तो ये स्थिति है। आगे क्या, औसत आयु जो कि 1951 में 36.7 वर्ष थी, बढ़कर 2012 में, या सॉरी 2011 ही हो गई, 12 कहाँ से लिख दिया, 2011 में 67 या 67.9 वर्ष हो गई है। तो जो एवरेज आयु है ना, उस समय कब 1951 में बच्चों की उम्र कितनी थी, लोगों की औसत आयु भाई कितनी थी, तो 36.7 वर्ष, यानी 36 या 37 साल थी, ठीक है। वहीं बढ़कर कितनी हो गई है, कितनी बढ़ गई है, तो 2011 में, ये 12 नहीं है, 2011 में कितनी, तो 67.9 वर्ष हो गई, यानी 67 से 68 के बीच, ठीक है। एवरेज बोल रहे हैं भाई, ऐसा अभी नहीं है। हो सकता है उस समय भी 35 पे ही समाप्त हो जाती हूँ, 35 पे ही मृत्यु हो जाती हूँ, या हो सकता है 40 तक चल जाती हूँ, है ना। और आज भी हो सकता है कि 60 पे ही समाप्त हो जाती हूँ, हो सकता है कि 70-80 तक चल जाती है ना। तो ये आगे क्या है, महत्वपूर्ण सुधार बहुत से कारकों जैसे जनन, स्वास्थ्य, संक्रामक बीमारियों से बचाव एवं रोगों के इलाज में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग में परिवर्तन परिणाम स्वरूप हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण सुधार हुए ना, कौन कौन से बता रहे हैं, जन स्वास्थ्य बाई मिस्टेक हो गया, जनन स्वास्थ्य नहीं, जन स्वास्थ्य, संक्रामक बीमारियों से बचाव एवं रोगों के इलाज में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुआ है। क्या हुआ है, महत्वपूर्ण सुधार हुए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, आप याद कर लेंगे, अच्छे से याद नहीं करना, ये थोड़ी डेफिनेशन नहीं है जो आप याद करें, एक नॉर्मल बात है, वजह है, क्या वजह है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर एक मुख्य चिंता का विषय है। इन सभी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद भी क्या है,
स्वास्थ्य का स्तर एक मुख्य चिंताजनक विषय रहा है भारत में, आज भी है। भई बहुत सी क्षेत्रों में आज भी लोगों को पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। उन तक दवाइयाँ, जो मेडिकल फैसिलिटी है ना? डॉक्टर की जो मदद है, डॉक्टरी सहायता नहीं पहुँच पा रही है, बहुत सी क्षेत्र हैं। ठीक है? तो ये भी जो वजह चिंता का विषय है, ठीक है? ये वजह है ना, क्या वजह? ये सुविधाओं का ना होना, उपलब्ध ना होना, ठीक है? ये मुख्य विषय है किसकी? चिंता की, ठीक है? चिंता के मुख्य विषय है, ठीक है? कैसे भी याद कर लें आप लोग चिंता के विषय या दुविधा की स्थिति, ठीक है? जो भी है। आगे देखिए, प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत आनुवांशिक स्तर में काफ़ी कम है। प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत आनुवांशिक स्तर में काफ़ी कम है, तथा हजारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुपोषण से प्रभावित है। सॉरी, हमारी जनसंख्या का, भाई मैं कुछ मिस्टेक कर गया यहाँ पे। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुपोषण से प्रभावित है। क्यों? भाई बहुत सी स्थान ऐसे हैं दोस्तों आज, जहाँ पर सरकार के द्वारा जो बच्चों को खाना उपलब्ध कराया जाता है ना, ये भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। भाई बीच के ही लोग खाई जाते हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं वो खा जाते हैं, या उनमें घोटाले हो जाते हैं, ठीक है? और हो सकता है कि वो वहाँ पर ये स्थितियाँ उपलब्ध ही नहीं हो पा रही हों, पहुँच ही नहीं हो रही हो उन तक, ठीक है? तो बहुत बड़ा वर्ग आज भी कुपोषण से प्रभावित है ना? आगे कह रहे हैं कि ये भी चिंता का विषय है, दुविधा की स्थिति है, ठीक है? आगे कह रहे हैं कि इन समस्याओं को एक उचित जनसंख्या नीति के द्वारा हल करने की आवश्यकता है। इन समस्याओं को किसके द्वारा? एक उचित जनसंख्या नीति के द्वारा, उचित जनसंख्या नीति के द्वारा इन समस्याओं को हल करना एक आवश्यक मतलब बात है, करना चाहिए मतलब, ठीक है? किशोर जनसंख्या, भारत में जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। कह रहे हैं कि भारत में किशोर अवस्था जो युवा वर्ग है, ये सबसे अधिक है, और यही सबसे अधिक प्रभावित करता है भारत की हर एक फैक्टर को, चाहे विकास कार्य हो, चाहे किसी भी चीज़ के निर्माण उत्पादन या उपभोग है, ठीक है? हर एक चीज़ को ये वर्ग प्रभावित करता है, ठीक है? यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। किशोर प्राय 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। किशोर वर्ग 10 से 19 वर्ष के होते हैं, ठीक है? ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है, कि जो किशोर वर्ग है, ये भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन माना जाता है, ठीक है? तो कह सकते हैं 10, जैसे कोई युवा है, बच्चा किशोर है, युवा नहीं कह सकते, मतलब किशोर है 10 वर्ष का, और या 10 से 20 वर्ष का, तो वो 10 साल बाद 10 का होगा तो 10 साल बाद 19-20 का हो जाएगा, या 19-20 का होगा तो 10 साल बाद 29 या 30 का हो जाएगा। तो तब भी वो पर्याप्त क्षमता से कार्य कर सकेगा, है ना? दोनों स्थिति में पर्याप्त क्षमता से कार्य कर सकेगा। तो ये क्या है? मानव संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाएगा, ठीक है? ठीक है? तो आगे कह रहे हैं, किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती है। भाई अब ये युवा वर्ग है, इसकी किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, चाहे वो खाने को लेकर हो, उनकी आवश्यकताएं हों, हर एक प्रकार की आवश्यकता ये बच्चों और वयस्कों से अधिक होती है। इसी उम्र में सबसे अधिक इनका विकास होता है, चाहे शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, या और भी अन्य प्रकार के विकास होते हैं, जो उनके जो मेंटलिटी पावर होती है ना, सोचने समझने की समझता हो सकती है, वो किसी आगे चलकर कोई बड़े बड़े कार्य करें, है ना? तो ये भी, तो मुख्य रूप से दो ही चीज़ों को आप लिख सकते हैं, कि शारीरिक विकास और मानसिक विकास, ठीक है? तो और आगे कह रहे हैं कि हाँ, कुपोषण वयस्कों से अधिक होती है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित हो सकता है। भाई यदि इनको पर्याप्त मात्रा में अच्छा भोजन वगैरह नहीं उपलब्ध किया जाएगा, या हुआ नहीं इनको उपलब्ध, तो क्या होगा? इनका स्वास्थ्य खराब होगा, कुपोषण की स्थिति हो जाएगी, इनका शारीरिक विकास और मानसिक विकास नहीं हो पाएगा,
शारीरिक विकास नहीं होगा तो ये किसी भी क्षेत्र में पर्याप्त श्रम नहीं लगा पाएँगी, पर्याप्त क्षमता से कार्य नहीं कर पाएँगे, है ना? और मानसिक विकास नहीं होगा तो ये पर्याप्त बुद्धि विवेक का उपयोग नहीं कर पाएँगे किसी भी चीज़ में, ठीक है? तो इसका भी प्रभाव कहाँ पड़ेगा? अपने देश की स्थिति पर, देश की आर्थिक स्थिति पर। देखिए इसका जो विकास कार्य में जहाँ पर जी अपना ये जो लोग अपना दिमाग और अपना श्रम लगा सकते थे, वो नहीं लगा पाएँगे, है ना? तो ये किसके लिए हानिकारक होगा? हमारे किसी हमारे देश की किसी भी प्रकार की विकास की स्थिति को लेकर, है ना? इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोध हो सकता है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित हो सकता है, परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं। और इसी वजह मतलब हाँ, तो इसी का कारण क्या है? तो कारण ये है कि जो हमारे देश में जो युवा वर्ग है, जो किशोर हैं, इनको पर्याप्त मात्रा में अच्छा भोजन है और पर्याप्त पोषक तत्व हैं, पर्याप्त मिल नहीं पाती हैं। इसी वजह से इनका स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा नहीं रहता है और फिर वो अपनी क्षमताओं के अ, इस अनुसार कार्य नहीं कर पाते। जहाँ तक वो जिस क्षमता क्षमता से उन्हें कार्य करना चाहिए था, पर्याप्त पोषण और पर्याप्त भोजन मिलने के बाद उस क्षमता और उस मतलब बुद्धि विवेक से वो कार्य नहीं कर पाते, है ना? तो ये भी नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, ठीक है? आगे कह रहे हैं कि विकास की प्रक्रिया में नहीं सॉरी यहाँ से नहीं पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है। परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में अपर्याप्त होते हैं। हाँ, बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से भी पीड़ित रहती हैं। अब देखिए दोस्तों, वो कह रहे हैं कि बहुत सी किशोर बालिकाएं जो 10 से 19 वर्ष की जो बालिकाएं होती हैं, ये क्या है? ये एनीमिया जो रक्तहीनता की बीमारी होती है, खून की कमी उनमें होती है ना, उससे पीड़ित हैं। भई अब मान के चलिए कुछ कोई बच्ची है 10 से 19 वर्ष की बीच में, तो धीरे-धीरे उसके शरीर से जो क्या होता है कि जो मैं सिंपल भाषा में बोलना चाहूँगा, आपको समझना चाहिए कि जो पीरियड्स आते हैं लड़कियों की, ठीक है? तो धीरे-धीरे उनके शरीर में रक्त की कमी जो है और होती जाती है, ठीक है? और उधर दूसरी ओर उनको पर्याप्त मात्रा में अच्छा भोजन, है ना? पोषण तत्व नहीं मिल पाते हैं, ठीक है? तो धीरे-धीरे उनके शरीर में खून की रक्त कमी आ जाती है, रक्तहीनता हो जाती है, ठीक है? एनीमिया बोलते हैं जिसको, ठीक है? तो उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ समय बाद उनके जो माता-पिता होते हैं, उनकी मतलब उनकी स्वास्थ्य पर और ध्यान नहीं दे पाती है, ठीक है? या करीबी की वजह से या किसी और मतलब लड़की को एक तो मतलब आज भी हमारे समाज में एक अच्छी स्थिति से नहीं देखा जाता है लड़कियों को। मतलब ऐसा समझा जाता है कि परिवार पर बोझ, है ना? अब तो खैर बहुत सी माता-पिता बहुत से लोगों में जागरूकता आई है, तो बच्चियों को बहुत अच्छा लाड़-प्यार से रखते हैं। फिर भी एक खाने-पीने की स्थिति को इतना अधिक ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है? तो इसकी वजह से फिर कुछ समय बाद एक स्वाभाविक स्थिति को ध्यान में रखकर मैं बोल रहा हूँ कि शादियाँ कर दी जाती हैं लड़कियों की, तो दूसरे घर जाती हैं, वहाँ पर भी कुछ स्थितियाँ ऐसी भी आ जाती हैं, हर एक की स्थिति मैं नहीं बता रहा हूँ। कुछ स्थितियाँ आ जाती हैं कि वहाँ पर भी उनको पर्याप्त भोजन मात्रा में भोजन पर्याप्त मात्रा में अच्छी मतलब खनिज पदार्थ वगैरह नहीं मिल पाती, पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। बच्चे होते हैं, फिर वो बच्चों को जन्म देती हैं, ठीक है? तो फिर क्या है, उनकी जो बच्ची होंगी वो भी मतलब कुपोषण के ही शिकार मतलब कह सकते हैं कि होंगी, ठीक है? एक गरीब इस परिवार की जो बेसिक स्थिति होती है ना, मैं उस पर फ़ोकस करके, उस पर ध्यान देकर उसको आधार बनाकर बोल रहा हूँ और उसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ। तो ये ऐसा होता है, अक्सर होता है, ठीक है? धीरे-धीरे हमारा समाज, हमारी परिवार की जो भी बड़ी-बड़ी गरीब परिवार हैं, बड़े-बड़े परिवार जैसे कि किसी घर में बहुत अधिक मतलब 4-6 2-4-6 लड़कियाँ होती हैं, तो और अधिक लड़कियों को एक मतलब बोझ समझा जाता है, ठीक है? तो बड़ी-बड़ी परिवार होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। 1 लड़की 2 लड़की होती हैं तो उनको ठीक है अच्छी स्थिति में रख लेते हैं, पालन-पोषण कर देते हैं, पढ़ाई-लिखाई ठीक-ठाक कर कर देते हैं। लेकिन बड़े परिवारों में ऐसा आमतौर पर हो नहीं पाता है, इसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? तो आगे चलता हूँ, ठीक है? विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। देख रहे हैं यही बात एक इनडायरेक्ट बोल रहे हैं यहाँ पे, मतलब शॉर्ट में बोल रहे हैं, ठीक है? किशोर बालिकाओं कह रहे हैं किशोर बालिकाओं
को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। जो भाई किशोर बालिकाएँ हैं, इन्हें अपनी स्थिति को लेकर संवेदनशील होना चाहिए कि भाई हम यदि अच्छा पोषण आहार, अच्छा भोजन नहीं लेंगी, तो हम आगे चल के अपनी लाइफ को कैसे मैनेज कर पाएँगे, है ना? कुछ समय बाद मतलब स्थिति कुछ और भी हो सकती है, शादियाँ करा दी जाती हैं, है ना? छोटे परिवारों में कुछ ज़्यादा ही मतलब जो गरीब परिवार होते हैं, वहाँ पर कम उम्र में शादी करना एक स्वाभाविक बात है। अब जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, तो भी बात अलग है ना? तो लड़कियों को जागरूक और अपनी चीज़ों को, अपनी समस्याओं को लेकर संवेदनशील होना चाहिए, और इनकी माता-पिताओं को बनाना चाहिए। यदि आप दोस्तों समझदार हैं, तो अपनी बहनों को, अपनी बच्चियों को, अपने परिवार की किसी भी मतलब जो भी महिला वर्ग से संबंधित है, ठीक है? ठीक है? उनको अच्छा भोजन, अच्छा पोषण तत्व उपलब्ध कराएँ, ठीक है? आपकी ये ज़िम्मेदारी नहीं, ये आपका धर्म, कर्म सब कुछ है, ठीक है? आगे देखिए, शिक्षा के प्रसार तथा इसमें सुधार के द्वारा उनमें इस समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। अब देखिए दोस्तों, इसको क्या है, कैसे समझाया जा सकता है? उन बच्चियों को समझाया, मतलब डायरेक्ट समझाना थोड़ा एक आज के समाज में भी बात कर रहा हूँ मैं। थोड़ा ऐसा समझते हैं कि भद्दापन लगेगा, एक दूषितपन लगता है, एक कह सकते हैं कि इन समस्या पर डायरेक्ट परिचर्चा नहीं की जा सकती है। लेकिन उनको यदि अच्छी शिक्षा दी जाए, तो वो उसे पढ़ी-लिखी होंगी, तो इन चीज़ों को समझेंगी अच्छे से, है ना? तो समझेंगी, किताबों में पढ़ेंगी, है ना? और इन चीज़ों को अच्छी से समझकर अपने ऊपर लागू करेंगी, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगी, है ना? कि भई ये चीज़ें होती हैं, ये समस्याएँ होती हैं, तो इनका उपाय होना चाहिए, इनका तोड़ होना चाहिए, इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए, ठीक है? तो ये आगे कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, इसको हम दोस्तों कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसको आप ऐसे मैं छोटा-सा आप स्क्रीनशॉट ले लें, या मैं छोटा-सा मतलब धीरे से इसको ऊपर खिसकाता जा रहा हूँ, आप इसको पढ़ते जाना। ठीक है? जनसंख्या नीति कुछ नहीं है। क्या करें, पढ़ दें हम? चलो पढ़ ही देते हैं, क्या है, वीडियो लंबा होने की वजह से मैं बोल रहा था, ठीक है? तो जल्दी-जल्दी पढ़ता हूँ। परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है, ठीक है? कह रहे हैं परिवार के आकार को सीमित रखकर व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है, ठीक है? तो परिवार को नियंत्रण रखा जाएगा, तो उसी के आधार पर किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य और उसके कल्याणकारी स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है, उसके कल्याण की स्थिति को समझा जा सकता है, ठीक है? और उसका कल्याण किया जा सकता है, ठीक है? आगे कह रहे हैं वो, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यक्रम को प्रारंभ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। तो इसमें क्या किया था, देखिए दोस्तों, कुछ में वन चाइल्ड पॉलिसी जैसी कुछ तकनीक लाई गई थी, तो देखते हैं अभी। ठीक है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000 के अनुसार कई वर्षों को नियोजित प्रयासों का परिणाम है। तो ये 2000 में लागू की गई थी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, इसके आधार पर क्या किया गया था, तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी, शिशु मृत्यु दर को प्रति हजार में 30 से कम करनी, व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करनी तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। तो इसमें कुछ नहीं, इसमें क्या था, मुख्य पॉइंट क्या थे, एक तो वन चाइल्ड पॉलिसी जैसी नीति थी कि बच्चियों की अधिक बच्चे पैदा ना किए जाएँ, ठीक है? ऐसा था, ठीक है? और दूसरा क्या था, इस पर कुछ महत्वपूर्ण फोकस किया गया था, ठीक है? दूसरा क्या था, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, फ्री शिक्षा देने की बात की गई थी, ठीक है? और इसमें क्या किया गया था, तो बच्चों की मृत्यु दर में भी कमी की गई थी, ठीक है? और जो टीकाकरण की प्रक्रियाएँ होती हैं, जो सरकार की गवर्नमेंट के द्वारा जो बच्चों को फ्री टीकाकरण किया जाता है, ठीक है? उसको मतलब लागू किया गया था। और क्या किया गया था, तो जो लड़कियाँ होती हैं, उनकी शादी की उम्र को बढ़ाया गया था, ठीक है? कितना किया गया था, तो
पहले 18 वर्ष से कम उम्र में ही शादी की जाती थी, कर दी जाती थी लड़कियों की, ठीक है। आज भी होती है बहुत सी जगह, ऐसा कुछ मैं ये नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि आज भी नहीं हो रही है। 17 वर्ष से कम, 18 वर्ष के कम उम्र की लड़कियों की शादी आज भी हो रही है, ये गलत है, ठीक है। तो गलत क्या है, मेरे आप इसकी कहने से कुछ नहीं होता, लोगों की मेंटेलिटी आज भी नहीं बदली है, ठीक है। तो वो बढ़ा दी गई थी, 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। बस आप इतना याद रखें, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति देख लेते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति ये भी 2000 में ही आई थी। जनसंख्या नीति 2000 और किशोर राष्ट्रीय जनसंख्या आप पढ़ ही दे रहे हैं, सारा वीडियो लंबा होगा, कुछ नहीं, आप देख लेना। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने किशोर किशोरियों की पहचान जनसंख्या के उस प्रमुख भाग के रूप में की जिस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। पौराणिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त, सॉरी, पौष्टिक से पोषक तत्वों की बात की जा रही है। पौष्टिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त इस नीति में अवांछनीय गर्भधारण और यौन संबंधों से प्रसारित बीमारियों से किशोर किशोरियों की शिक्षा जैसी अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर भी जोर दिया। तो इसमें क्या किया गया था दोस्तों, इस पर देख लेते हैं। जो पोषक तत्वों की जो जरूरत होती है किसी भी जो युवा युवतियों को, ठीक है, किशोर किशोरियों को, उस पर ध्यान दिया गया, ठीक है। और उनको समझाया गया, उनको जागरूक किया गया, ठीक है। और क्या किया गया, तो हाँ, गर्भ धारण जैसे और यौन संबंधों से प्रसारित बीमारियों से इनको सुरक्षित करने की बातें बताई गई। जैसे कि युवावस्था में बालक बालिकाएं जो भी है ना, किशोर किशोरियां होती हैं, कुछ मतलब बीमारियों से संक्रमित बीमारियों से प्रभावित हो जाती हैं, उनके बारे में जागरूक किया गया है ना। और जो सेक्स संबंधी जो बातें होती हैं ना, उनसे उनको लेकर कर जागरूक किया गया था, ठीक है। तो सीधी बात है, आप इसमें समझ सकते हैं, ठीक है। ये होना भी चाहिए और बहुत अच्छे स्तर पर होना चाहिए। हाँ। आगे कह रहे हैं कि इसके द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिसका उद्देश्य देश में विवाह और देर से संतान उत्पत्ति को प्रोत्साहन करना, किशोर किशोरियों को असुरक्षित यौन संबंध के कुपोषण के बारे में शिक्षित करना, गर्भ निरोधक सेवाओं को पहुंच और खरीद के भीतर बनाना, खाद्य संपूरक और पोषण सेवाएं उपलब्ध कराना और बाल विवाह को रोकने के कानूनों को सुदृढ़ करना है। इसमें क्या और भी क्या क्या किया गया था, तो इसमें किया गया था कि जो असुरक्षित यौन संबंध होता है ना, तो मैं शुरू से ऊपर से बताता हूँ। इसमें क्या किया गया था, तो देर से विवाह करने के फायदे बताए गए थे कि कम उम्र में शादी नहीं की जानी चाहिए, है ना। और देर से संतान उत्पत्ति होने करना चाहिए, भाई, है ना। यानी कि देर से संतान उत्पत्ति मतलब कम बच्चे पैदा करने की वाली बात ही है, ठीक है। 1-2 बच्चे मतलब पैदा किए जाए, है ना, बस। और असुरक्षित यौन संबंधित समस्याओं को, जैसे कि जैसे सेक्स संबंधी जो सेक्स रिलेशन होते हैं ना, शारीरिक संबंध वगैरह होते हैं ना, तो इसमें सुरक्षा बरतनी चाहिए, ठीक है। और किसी भी प्रकार की बीमारियों से बचने के उपाय बताए गए थे, ठीक है। जैसे HIV वगैरह है, और भी अन्य प्रकार की बीमारी होती हैं संक्रमित, इनसे बचने के उपाय, ठीक है। और आगे कह रहे हैं कि जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं जो महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, जो जिससे गर्भ को रोका जा सके और अधिक बच्चों की जो अनचाहा जो गर्भ ठहरता है ना, उनके बारे में भी बात की गई थी, ठीक है। समझाया गया था, उनको लेकर जागरूक किया गया था, ठीक है। और ये जो दवाएं हैं इनको मतलब हर एक गांव-गांव तक इनको पहुंचाया गया था, ठीक है, ताकि मतलब लोग जागरूक होकर इनका उपयोग कर सकें अच्छे से, ठीक है, तरीके से। ऐसे नहीं है ना, आप शनाप नहीं, है ना। आगे कह रहे हैं कि खाद्यान्न की और अन्य महत्वपूर्ण खाद्यान्नों की पूर्ति भी की गई थी, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि हाँ, और भी जो समस्याएं थी, बाल विवाह है, जो छोटी कम उम्र में शादी की जाती थी बच्चों की, ठीक है, उसको भी रोका गया और उसको प्रति जागरूक किया गया। उनको रोक कर उनके प्रति उनको रोकने के लिए कानून भी बनाए गए थे, ठीक है। तो ये सभी हुआ। किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं। एक शिक्षित एवं स्वास्थ्य जनसंख्या ही कार्यक्षम शक्ति प्रदान करती है, ठीक है। तो ये कितना महत्वपूर्ण है, किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ के लोग बहुमूल्य होते हैं, ठीक है, संसाधन होते हैं, बहुमूल्य संसाधन होते हैं, ठीक है।
एक शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या ही कार्य क्षम शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है ये। हाँ, आगे कुछ नहीं है दोस्तों। तो ये अभ्यास प्रश्न है, इसको आप चाहें तो देख लें, चाहें तो स्किप कर दें, है ना। और ये शब्दावलियाँ हैं दोस्तों, तो आप इसका स्नैपशॉट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से याद रखना है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं इसके लिए आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल रहा हूँ। चाहूँ तो बता भी सकता हूँ आपको, इसको कुछ नहीं शब्द हैं, इसको इसकी छोटी छोटी डेफिनेशन यानी परिभाषाएं दी गई हैं, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं देखता हूँ, अभी आप स्क्रीनशॉट ले ही रहे होंगे। ठीक है, बस। हाँ, अभी और है, तो काफ़ी अच्छी महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं इसमें, आप दोस्तों स्किप ना करें। मैं वीडियो लंबी होने की वजह से सबको दोहरा नहीं रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ। ठीक है, आप इसको कहीं अच्छी से लिख कर उनको 2-4 बार दोहराएंगे, हर एक परिभाषाओं को आपको बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी कुछ नहीं है दोस्तों आगे। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो पूरी देखने के लिए। और दोस्तों हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, हमारी वीडियोज़ को शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल NCERT सर्किल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।